अभी एक केस आया मेरे पास, उसमें क्या था, व्यक्ति को पैनक्रियाटिक कैंसर है और पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो मोस्ट डेडली है। एज पर डॉक्टर्स उनको फरवरी में मर जाना चाहिए, अभी तक जिंदा है। बैडमिंटन खेलते हैं, चेंटिंग जो होती है वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती है। उनके घर में 2 फ्लोर थे, ग्राउंड और फर्स्ट। दोनों फ्लोर्स पे एक फोटो लगी हुई है नरसिंह भगवान की, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे हिरण्यकश्यप उनको मार रहे हो। हाँ, पर वो महाभारत में युद्ध चल रहा है बेफालतू का, भाई किस लिए युद्ध की टिक लगा दी है। तो रिलेशनशिप में जो है वास्तु, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें? बहुत सारी केस स्टडीज में मैंने देखा है तलाक हो जाए। टॉयलेट जो है वो परफेक्ट कहाँ पे है? वास्तु में पैसे की डायरेक्शन कह दो आप, कि इस डायरेक्शन से पैसा आता है, क्यों कह दो? ये चीज़ है, मतलब वास्तु वो एक प्लेसिबो है या साइंस है आपके ओपिनियन में? जो काफ़ी पंडित वगैरह हैं वो मतलब काफ़ी रिकमेंडेशंस वगैरह दे रहे हैं, अगर ये खुद ही इन्हें पता होता तो ये खुद को क्यों नहीं इम्प्रूव कर लेते हैं? जितने भी पंडित है ना, वो मांग के खाएंगे, उनको कभी तरक्की नहीं मिलेगी, उनको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। मैं पंडित नहीं, ओके नॉट अ पंडित। ओके। कई लोग सोचते हैं कि वास्तु ही सब कुछ कर लेगा, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर। ये एक्चुअली में स्टेटमेंट, इसका हिंदी अनुवाद ही गलत है। एक्चुअली जो इसकी ट्रांसलेशन है वो है, अभिषेक एक बहुत ही फेमस वास्तु कंसल्टेंट है, जो कि वास्तु से रिलेटेड बहुत से कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में वास्तु की सर्विस भी देते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल भाषा में वास्तु के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आप ये पॉडकास्ट एंजॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तु के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले ब्रीफ कर सकते हैं कि वास्तु है क्या और मतलब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपको आर्किटेक्चर पता है? जी। आपको इंटीरियर डिजाइन पता है? जी। ठीक है। अब आर्किटेक्चर में क्या होता है, आप एक घर को, जब आप घर को बनाते हो जी, तो उसके अंदर आप एक घर का नक्शा डिजाइन करते हो। जी। ठीक है। उसके बाद जब आपका घर बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद आप उसमें इंटीरियर प्लान करते हो, कहाँ पे कौन से कलर्स आएंगे, कौन सा पैटर्न्स आएंगे, वॉलपेपर्स आएंगे, बेड कैसे लगेगा, सब कुछ लगेगा जी। ये दोनों जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन है, ये पार्ट ऑफ वास्तु है। वास्तु ब्रांचेज है। ठीक है। अब बात करें वास्तु क्या होता है। वास्तु जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, वास और तू। ओके। वास का मतलब होता है रहना, जैसे क्या ना, वास करते हैं, रहते हैं। वास का मतलब होता है रहना। तू मतलब होता है योग्य। ओके, रहने योग्य। वास्तु की जो विद्या है उसका पर्पज है किसी भी बिल्डिंग को रहने योग्य बना दे। कोई भी ऐसी विद्या तो किसी भी भवन को रहने योग्य बना दे, उस विद्या को कहते हैं वास्तु की विद्या या वास्तु शास्त्र। शास्त्र बेसिकली क्या है? साइंस, टेक्निक, साइंस। ठीक है। तो वास्तु शास्त्र क्या हुआ? कोई भी ऐसी साइंस, कोई भी ऐसी टेक्निक जो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी भवन को रहने योग्य बना दे, या ऑफिस की बात करें तो काम करने योग्य बना दे, फैक्ट्री की बात करें तो काम करने के हिसाब से योग्य बना दे। अब बात करके कोई भी बिल्डिंग रहने योग्य कब होती है? जी। जैसे मान लो आप अपने घर जाओ, आप मत जाओ, किसी नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल देते हैं, अपने गुस्से में देते। जैसे एक व्यक्ति घर जाता है, ठीक है, वो सुबह का थका हारा अपने घर पे पहुंचा, घर जाने के बाद वो जाके पहले वाइफ चिल्ला रही है कि आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर बच्चे शोर मचा रहे हैं, फिर बाप से गालियां पड़ रही हैं, फिर माँ अलग से, वो पहले पूरा दिन पूरी मेहनत करके उसको घर पे भी सुकून नहीं है। तो क्या ऐसा घर रहने योग्य होगा? नहीं ना। टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है व्यक्ति की लाइफ में। लेकिन एक व्यक्ति घर जाए और घर जाते ही उसके पूरे दिन की थकान जो है वो खत्म हो जाए, रिलैक्स हो जाए, घर पे जाते ही बच्चों का प्यार मिले, बीवी का प्यार मिले, माँ का प्यार मिले, सब हंसी खुशी है पूरे दिन में। देखो, लाइफ एक चैलेंज है, पूरे दिन जो हम काम करते हैं इट इज अ चैलेंज, बट जब व्यक्ति घर जाता है ना तो वो रिलैक्स होना चाहता है। तो जाते ही व्यक्ति का माइंड फ्रेश है, रिलैक्स हो रहा है, तो ऐसा घर है रहने योग्य। तो वास्तु क्या करती है बेसिकली? वास्तु में बेसिकली आप क्या करते हो, किसी भी बिल्डिंग में ना 5 तत्वों की बैलेंसिंग इस प्रकार कर देते हो कि वो घर रहने योग्य हो जाए।
और जिस भी बिल्डिंग में 5 तत्व इम्बैलेंस होंगे वो बिल्डिंग जो है वो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट नहीं होगी या अनुकूल नहीं होगी, तो उसमें व्यक्ति रहेगा तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो 5 तत्व यही है, अग्नि, स्पेस, धरती वगैरह। इसकी साइकिल है, इसकी ना पूरी एक प्रॉपर सीक्वेंस है। जैसे अभी आपने बोला अग्नि, स्पेस, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस क्या है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। स्पेस के बाद दोबारा वाटर, एयर, फायर, ये चक्र है पूरा ना। तो वाटर से एयर बनती है, एयर से फायर बनती है। जैसे हवा चलेगी तो अग्नि बढ़ेगी जी, अग्नि बढ़ेगी तो रात बढ़ेगी, अर्थ, ठीक है, अर्थ से स्पेस बनती है, स्पेस से फिर वाटर। तो ये पूरा चक्र है 5 एलिमेंट्स। गॉट इट। ओके, तो आप में से कई लोगों को वास्तु के बेसिक के बारे में नहीं पता होगा, तो एक बार मैं इसे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आगे का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिकली सबसे पहले हमें कोई भी डिजिटल कंपास की फ्री मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और घर का हमें एक रफ मैप चाहिए होगा। इसके बाद हमें घर के अंदर जाके 16 डायरेक्शंस मैप में मार्क करनी है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस तो है ही हैं। इसे आगे और डिवाइड करना है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब बस वास्तु कहता है कि अगर हमें सबसे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो इन 16 डायरेक्शंस में हमें 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज है कलर, यानी हर एक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक कलर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। सेकंड है मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल किस डायरेक्शन में होना चाहिए। और थर्ड है लोकेशन, यानी घर में किस लोकेशन पर किस चीज का कमरा होना चाहिए। ये 3 चीजें हम इस चार्ट में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर हमें ये क्लियर है कि इन 16 डायरेक्शंस में हमें इन 3 चीजों का ख्याल रखना है तो हम अब ये पॉडकास्ट देख सकते हैं और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम या हर जगह रील्स बहुत ज़्यादा देखी है पेंटिंग के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा बताया जाता है। ये एक्चुअल में मतलब काम करती हैं और इसका लाइक क्या प्रिंसिपल है आपके अकॉर्डिंग, किस तरीके की पेंटिंग लगानी चाहिए? सर देखो, जैसे मैं आपका चैनल बहुत देखता हूँ, जो आपका GITL चैनल है ना, तो उस पर आप सबकॉन्शियस की बहुत बात करते हो। आपकी रील्स मैंने देखी जिसके अंदर आप साइकोलॉजी की बहुत बात करते हो, सबकॉन्शियस की बहुत बात करते हो। तो आपको पता होगा जैसे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो टेक्स्ट को इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब उसको टेक्स्ट समझ में नहीं आता, उसको पेंटिंग समझ में आती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं कि आपकी जैसे आपको स्कूल पास आउट करे कितना टाइम हो गया? 2014 में एमटेक करी थी, तो अब 14 में आपने एमटेक आती, बिल्कुल ठीक है। 2014 में आपने एमटेक करी थी, तो 10 साल हो गए मोटा मोटी एवरेज। अगर हमारे 9 साल हो गए आपको एमटेक कंप्लीट जी हो गए, 4 साल की एमटेक होगी, तो 2010 में आपने 12th पास करी होगी, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि आप अपने स्कूल में 8th क्लास में हो, ठीक है, आपके पास काफी सारे सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST। आप इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी किताब में एक लाइन अगर आपको याद हो तो मुझे बता दो। फॉर्मूले वगैरह होंगे शायद मैथ्स में या कुछ, वो तो चलो वो लाइफ टाइम याद हो गए। किताब के वर्ड्स को इमेजिन करके क्या आप कोई लाइन याद कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 8th क्लास को वैसे आप याद करो, तो आप पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ना पूरा रिकॉल कर दोगे, और आपकी मेमोरी के अंदर क्या होगा, वो पिक्चर्स, वो इमेजेस, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, वो सारी चीजें बनेंगी ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पिक्चर्स को बहुत ज्यादा समझता है, पिक्चर्स की भाषा को बहुत ज्यादा समझता है। तो वास्तु में भी जब हम पेंटिंग्स को यूज करते हैं, जब हम पिक्चर्स को यूज करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड का और वास्तु का आपस में रिलेशन क्या है, पेंटिंग से पहले ना मेरे को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अब वो क्या है, जब एक व्यक्ति पैदा होता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आसमान में जो ग्रहों की, जो नक्षत्रों की जो भी प्लेसमेंट्स होती है, उनका एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है, और वो स्क्रीनशॉट बन जाता है व्यक्ति की हॉरोस्कोप, ठीक है। पूरी जिंदगी उस व्यक्ति को उस हॉरोस्कोप को लेके चलना पड़ता है। वो फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है। बदलता क्या है, दशा, क्योंकि जब व्यक्ति पैदा हुआ उस टाइम पे जो शुक्र जहाँ पे था, सूर्य जहाँ पे था, वो तो वहीं पे थे, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बच्चा पैदा होगा, अगले दिन शुक्र वहीं थोड़ी रहेगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा।
तो उसके पिछले कर्मों के हिसाब से इस जन्म की उसकी पत्री बन गई और दशाएं बदलती रहेगी। जिस जिस प्लैनेट की दशा आती रहेगी उस प्लैनेट के उस व्यक्ति को इफेक्ट्स बनते रहेंगे। वो जो हॉरोस्कोप होती है वो हॉरोस्कोप एग्जैक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट। मतलब मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के आपको ये बता सकता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे अभी मैं अगर आपकी पत्री देखूंगा, अभी मैं आपकी पत्री देखूं तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आप दिन से क्या करना चाह रहे हो, सब कुछ पता चलेगा किसी भी व्यक्ति की पत्री देख के। ठीक है, अब जो आपकी पत्री है वो आपका सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। जैसी आपकी पत्री होती है, जैसी आपकी किस्मत होती है ना, आप एग्जैक्टली अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को वैसा कर लेते हो या वो वैसी ही होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की पत्री में लॉस लिखा होगा ना तो वो सबकॉन्शियसली लॉस मेकिंग डिसीजंस ही लेगा। वो ऐसे लोगों से जुड़ेगा जो उसको लॉस देंगे। और अगर किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में गेन्स होगा लिखा होगा तो वो एक्चुअली में ऐसे लोगों से जुड़ेगा जो उसको गेन्स देंगे। यहाँ पे हमने अभी बात क्या करी, सबकॉन्शियस की और हॉरोस्कोप की। अब ये दोनों आपस में, जिस तरह ये दोनों आपस में लिंक्ड है ना, उसी तरह आपके घर का जो वास्तु है वो भी एग्जैक्टली आपके एक सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट है। जैसा आपका सबकॉन्शियस है वैसा आपका घर भी है, वैसी आपकी हॉरोस्कोप भी है। तो ये सबकॉन्शियस को यहां रख दिया, इसकी दो ब्रांचेस हो गई, हॉरोस्कोप भी मैच हो रही है, घर भी मैच हो रहा है। अब पत्री तो आप बदल नहीं सकते, पत्री तो एज इट इज रहेगी ना, क्योंकि वो तो जो फिक्स हो गया वो हो गया। लेकिन क्या आप अपने घर में किसी दीवार पे कोई कलर को चेंज कर सकते हो? यस और नो कर सकते हो। क्या आप अपने घर में कोई पेंटिंग लगा सकते हो? क्या आप अपने घर में अपने बेडरूम की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो? क्या आप अपनी एंट्रेंस को बैलेंस कर सकते हो? कर सकते हो। तो ये हो गया पुरुष जिसको आप बदल नहीं सकते, ये हो गया प्रकृति। तो वास्तु जो है ना वो चेंजेबल है, उसको बदला जा सकता है। होता क्या है, इफेक्ट कैसे जनरेट होते हैं, जैसे ही आप अपने घर के वास्तु को बदलते हो ना तो होता क्या है, आपकी हॉरोस्कोप जो है ना वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देना बंद कर देती है। और जैसी वास्तु आप अपनी सेट करते हो वैसी पत्री के इफेक्ट आपको मिलना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको, अगर किसी व्यक्ति की पत्री में शनि अगर 8वें घर में है, ठीक है, प्लैनेट होते हैं 9 प्लैनेट होते हैं, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। अगर किसी व्यक्ति की पत्री में शनि 8वें घर में है तो जिस घर में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है या जिस घर में माँ ने बच्चे को कंसीव किया, आप दोनों चेक कर लेना, उस घर में शनि की डायरेक्शन होती है वेस्ट। वास्तु और एस्ट्रो को मिक्स करें, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से शनि की डायरेक्शन होती है वेस्ट। उस व्यक्ति के घर में 100% वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना वो डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बच्चे की पत्री में 8वें घर में अगर शनि आ गया तो जिस घर में वो पैदा हुआ उस घर के पश्चिम दिशा में वेस्ट में आपको टॉयलेट मिलेगा। अब वेस्ट की डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से गेन्स की है, वहां पे टॉयलेट आ गया तो गेन्स डिस्पोज हो जाएंगे। वही कॉम्बिनेशन पत्री में दिख रहा है। अगर आप उस बच्चे को या उस व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति बड़ा हो गया, उस व्यक्ति को किसी ऐसे घर में शिफ्ट कर दो जहां पे वेस्ट में टॉयलेट है ही, तो क्या होगा? पत्री डिफाई हो गई। तो क्या होगा? तो शनि 8 के इफेक्ट आने हैं वो आएंगे। गॉड, ठीक है। तो अब क्या पता चला अपने को, सबकॉन्शियस जो है वो पत्री से भी लिंक्ड है, वास्तु से भी लिंक्ड है। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये समझाना था कि कैसे ये चीजें इंटरलिंक्ड है। अब आपने क्वेश्चन पूछा था पेंटिंग्स के बारे में, तो पेंटिंग्स जो होती है वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप अपने घर में, एक तो पेंटिंग्स में ना स्टार्टिंग में एक है कि आप अपने घर में कभी भी नेगेटिव फील वाली फोटोज मत लगाओ, नेवर। ठीक है, नेगेटिव फील की फोटोज कैसी हो सकती है? एक बार थोड़े दिन पहले मैं एक साइट पे गया, वहां पे ना एक लेडी है, उसको डिप्रेशन, मतलब जैसे जो मेरे क्लाइंट है वो अपनी वाइफ के बारे में बोल रहे हैं, जी हमारे पास सब कुछ है, इतनी दौलत, इतना पैसा, हर चीज है, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना वो खुश नहीं रहती, उसको पता नहीं किस चीज का डिप्रेशन है, क्या है, वो खुश नहीं रहती। उनके घर में एक मैंने पेंटिंग देखी,
एक औरत ऐसे करके बैठी, जैसे ना दोनों पैर फोल्ड करके ऐसे करके बैठी और दीवार पे पेंटिंग में, ठीक है। वो पेंटिंग जो है नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट होता है मन, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है ना वो हमारा दिमाग, हमारा मन, और उसमें ऐसे पेंटिंग। मैंने ऐसी क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी ये जो पेंटिंग है ये क्यों लगाई है यहाँ, और बताई क्यों है, क्यों लगाई है। बोले बस वैसी कहीं से गिफ्ट में आई थी, देखा तो अच्छी लगी, तो ये दीवार खाली थी, हमने यहाँ पे लगा दी। मैंने कहा कब लगाई आपने? बोले जी ऐसे ऐसे इतना टाइम पहले लगाई थी। मतलब जब से ये पेंटिंग लगी है, क्या तब से ही आप ऐवी उदास रहते हो? रिकॉल करके कह रहे हैं हाँ जी सर, एक्चुअली में तो शायद तभी से ही है कुछ ना कुछ, और पता ही नहीं कि क्यों उदास है, मतलब दिमाग में है ही नहीं कि क्यों उदास है, बस उदास रहते हैं। ठीक है, तो वो उदास लेडी की पेंटिंग घर में लगा दी, तो उससे इफेक्ट आ गया। अभी मैं एक साइट पे गया, वहां पे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला, थोड़े कमेंट्स उस पर नेगेटिव आए कि भाई भगवान को तो छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मेरा पर्पस क्या था, मैं बहुत स्पिरिचुअल, सारे भगवान को मानता हूँ, सारे A to Z। मतलब चाहे मैं चर्च में भी चला जाऊंगा, मस्जिद में भी चला जाऊंगा, मंदिर में, सबको मानता, क्योंकि मेरे लिए एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है ना, सब एनर्जी है। मेरा पर्पस क्या था, मैं आपको पहले उस पेंटिंग के बारे में बताऊं। मैं घर में गया, वहां पे क्या है, घर वाले कह रहे जी हमारे सबके अंदर ना गुस्सा बहुत है, मतलब अब पता नहीं किस बात का, लेकिन गुस्सा बहुत रहता, कभी भी हम लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, गुस्सा बहुत है। उनके घर में 2 फ्लोर थे, ग्राउंड और फर्स्ट। दोनों फ्लोर्स पे एक फोटो लगी हुई है नरसिंह भगवान की, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे नाखूनों से, उसको क्या नाम था उसका, हिरण्यकश्यप या क्या नाम था, उनको मार रहे हो। हाँ, वो पेंटिंग लगी, और पूरी पेंटिंग में खूनम खून, खून बह रहा है, सारे नीचे खून पड़ा हुआ है, और इतनी स्केरी पेंटिंग, मतलब डरावनी पेंटिंग बहुत ज्यादा। अब जैसे हम लोग कहते हैं भाई उनको स्केरी, मतलब अब आप काली माता है, ठीक है, आप काली माता की अगर फोटो देख लो एक बार तो डरोगे ही ना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी है, उनका रूप वैसा है। ठीक है, तो वो पेंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, घर में सारी गुस्से में रहते हैं। नरसिंह भगवान जो है उनकी नॉर्मल पेंटिंग भी तो लग सकती है ना, जिसके अंदर वो नॉर्मल बैठे, पंचमुखी है, नॉर्मल बैठे हैं, और आप उनकी पूजा करो, लेकिन सारे में ब्लड खून खराबा, वो नेगेटिव है, वो पेंटिंग नेगेटिव है। उसके अलावा और भी किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव पेंटिंग्स ना हो। एक बड़ी, लोग बोलते हैं एंशियंट आर्ट है, पता नहीं क्या है, वो महाभारत की लड़ते हुए रणभूमि की युद्ध की फोटो लगा देते हैं अपने घरों में बड़ी बड़ी। एक कोई तंजूर पेंटिंग करके चलती है, जिसके अंदर वो गोल्ड फ्लेक से पेंटिंग बनती है, गोल्ड से, और वो महाभारत में युद्ध चल रहा है बेफालतू का। भाई किस लिए युद्ध की पेंटिंग लगानी है? पेंटिंग लगाओ तो अच्छी पेंटिंग्स लगाओ ना। तो पेंटिंग्स के बारे में आपको बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 दिशाओं की बात करते हैं, 5 नहीं 6-7 दिशाओं की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले नॉर्दर्न साइड हो गई, फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो गई, ईस्टर्न साइड हो गई, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मैंने टोटल आपको 8 बता दें जो मेजर डायरेक्शंस है। अब अगर किसी व्यक्ति को घर में पेंटिंग्स लगाने लगा, अगर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में, अगर वो पानी से जुड़ी पेंटिंग्स लगाता है, पानी से जुड़ी पेंटिंग्स कौन सी हो सकती है? वाटरफॉल की पेंटिंग्स, झरना बह रहा है, वाटरफॉल की पेंटिंग्स हो गई, बीच की फोटो हो गई जिसके अंदर बार बार लहरें आती फील हो रही हैं, वैसी अगर वो फोटोज लगाता है, तो होता क्या है, नॉर्थ की जो डायरेक्शन है ना, वो वास्तुशास्त्र में वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वाटर एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ में मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में पानी की फोटो लगा दो तो क्या होगा, वाटर बूस्ट होगा, वाटर को शक्ति मिलेगी और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में कोई फायर की पेंटिंग लगा दी, अग्नि जल रही है, पेंटिंग में फायर प्लेस बनी हुई है, आग जल रही है, या कुछ तो भी अग्नि से रिलेटेड रेड कलर का कोई भी एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर रेड कलर, क्योंकि रेड कलर भी फायर का होता है, तो क्या होगा, लाल रंग होता है फायर। ठीक है, वाटर में जैसे ही आप फायर की पेंटिंग लगाओगे तो क्या होगा, फायर रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के लिक्विड कैश को, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी को, लिक्विड कैश को। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो अग्नि तत्व के हैं। तो होगा क्या, जैसे ही वो फायर की फोटो
नॉर्थ में जाएगी ना, आपकी लाइफ में लिटिगेशन चालू हो जाएगी, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी, चोरी चकारियाँ हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पेमेंट फंसेगी, वो तो गारंटी है, पेमेंट तो फंसेगी, कैश क्रच होगा ही होगा। उसके अलावा एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट लिटिगेशंस भी हो सकती है, पंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग्स को एलिमेंट वाइज अगर आप चूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसका काम है आपको आइडियाज देना, ठीक है। आइडियाज कौन से? जिनसे आपकी ग्रोथ हो, ग्रोथ के लिए आपको आइडियाज देना। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को ना वास्तु में पैसे की डायरेक्शन कह दो आप, कि इस डायरेक्शन से पैसा आता है। क्यों कह दो? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो आपको बेसिकली वो आइडियाज देती है जिनके ऊपर काम करके आप लाइफ में अनलिमिटेड ग्रोथ हासिल कर सकते। जैसे और संसार में जो भी चीज क्रिएट हुई वो एक आइडिया से ही। एरोप्लेन बनाना था, पक्षी उड़ते थे कि एरोप्लेन बन गया, है ना। तो आइडिया नहीं आएगा तो ग्रोथ ही नहीं होगी। जिनको आइडियाज नहीं आते उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। और 4 W कौन से? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फॉर व्हाट। ये जो 4 कोड्स है ना, ये एक सक्सेसफुल आदमी के सीक्रेट, वो पहले ही चारों को फिल्टर करके फिर बाद में कोई भी काम शुरू करता है। ये चारों जो कोड्स हैं ये आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, आप या तो अपने इष्ट देव की फोटो लगा लो, जो आपके इष्ट देव हैं उनकी फोटो लगा लो। चांदी के लक्ष्मी गणेश जी आप रख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो गुरु की दिशा होती है। वहां पे उसको एक तो साफ सुथरा रखना चाहिए। अब वहां पे आप अपना मंदिर आप बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन रूम आप बना सकते हो, पेंटिंग्स में अपने इष्ट देव की फोटो आप लगा सकते हो। प्लस उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी वाटरफॉल की पेंटिंग बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है, क्योंकि वाटरफॉल की पेंटिंग वहां पे होने से आपको कॉन्टिन्यूस आइडियाज और इंसाइट्स आते रहते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न साइड की बात करें तो वो एयर एलिमेंट, वहां पे ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो बेसिकली कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। आप लाइफ में किन लोगों से आप कनेक्ट होगे, कनेक्शंस की डायरेक्शन है। अगर आप अपने घर में ईस्ट की डायरेक्शन में उगते हुए सूर्य देव की फोटो लगाते हो ना, या ऐसी फोटो जिसमें सूर्य बिल्कुल पीक पे है, बिल्कुल पीक पे, पहाड़ नहीं होने चाहिए। जनरली जब मैं ऐसी फोटो की बात कर रहा हूँ ना, हमारा सबकॉन्शियस, वो स्कूल में पहाड़ बना के सन बनाते थे ना, नदी जा रही है, झोपड़ी बनी है, पहाड़, हर बच्चे ने बनाई है वो, तो वो आ जाती है दिमाग में। क्योंकि मेरे दिमाग में आई तो सबके व्यूअर्स के दिमाग में भी आई होगी, तो वो नहीं लगानी। तो बीच टाइप है, फॉरेस्ट का सीन है, जंगल का सीन है, ग्रीनरी है और सूर्य है ऊपर टॉप आसमान में। अगर आप ऐसी फोटो आप लगाते हो ना, उससे क्या होगा, सूर्य रिप्रेजेंट करता है राजा, सूर्य होता है राजा। आपकी लाइफ में कनेक्शंस राजाओं से बनने लग जाएंगे। मतलब राजाओं से बनने का मतलब जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, जो आपकी वर्किंग इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आप टॉप हेड्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे, टॉप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे, और उससे होगा क्या, आपको व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि राजा से कनेक्ट होके जब राजा के साथ व्यापार करोगे तो उस हिसाब के ऑर्डर मिलेंगे, उस हिसाब का मजा आएगा। अब साउथ ईस्ट जी फायर की डायरेक्शन है, वहां पे फायर से रिलेटेड पेंटिंग्स लगाओ, अग्नि से रिलेटेड पेंटिंग्स लगाओ। साउथ ईस्ट पावर की डायरेक्शन है, वहां पे पावरफुल पेंटिंग्स लगाओ। उसके बाद साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो उसको पितृ स्थान कहा जाता है। साउथ वेस्ट को वास्तु में पितृ स्थान कहा जाता है। अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट में अपने पितरों की फोटो लगा देते हो ना, तो आपका वास्तु इतना बढ़िया हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है, क्योंकि पितृ रिप्रेजेंट करते हैं स्टेबिलिटी। जैसे ही आप अपने साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो लगाते हो ना, आपको अपनी लाइफ से बेसिक नेसेसिटीज की टेंशन खत्म हो जाती है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान है ना, उसकी टेंशन आपकी लाइफ से खत्म हो जाती है। फिर आप काम करते हो सीधा ग्रोथ। वेस्टर्न साइड जो है, वेस्ट की डायरेक्शन गेम्स को रिप्रेजेंट करती है, और वेस्ट जो है वो वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु में प्लैनेट शनि को भी रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट की दिशा, आप पैसों की फोटो लगा दो, एक मतलब फोटो है उसमें नोट है, नोट ही नोट है, उसकी फोटो लगा दो, या पहाड़ों की फोटो लगा दो, तो आपकी तरक्की बहुत होती है, आपके गेन्स बहुत ऊंचे हो जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों की फोटो लगा दो, बिल्डिंग्स की फोटो लगा दो,
तो लाइफ में बहुत गेन्स होते हैं। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पे आप अपनी फैमिली फोटोज लगा सकते हैं, आपका आपसी सपोर्ट बना रहता है। साउथ वेस्ट में भी आप अपनी फैमिली फोटोज लगा सकते हो, आपकी आपसी बॉन्डिंग बनी रहती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आप अपनी फैमिली फोटोज लगा सकते हो, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ये सारी का दिशाएं हैं, मतलब इनके हिसाब से आप लोग पेंटिंग्स आप लगा। जी, तो मेरा माइंड जो इसे समझता है, क्योंकि मैं वास्तु की मतलब उसमें बहुत ही नया हूँ, मेरे लिए सब्जेक्ट नया है, तो जो पेंटिंग वाला सबकॉन्शियस माइंड है वो मैं समझता हूँ कि जैसे इसके अगर मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स बताऊँ जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसमें एक्सपेरिमेंट एक क्या था कि कैंटीन में इन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में हुई थी ये स्टडी। कैंटीन में उन्होंने खाली टॉफ़ीज़ रख दी, कैंडी, और वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, और साथ में एक पोस्टर लगा दिया कि एक कैंडी 1 रुपये की है लेट से, तो आप जितनी भी उठाओगे आप उतने पैसे वहाँ पे डाल देना। और पीछे एक पेंटिंग लगाई हुई थी जिसका किसी को नहीं पता था, वो बार बार पेंटिंग चेंज कर रहे थे, यानी 3 दिन कोई और पेंटिंग, 3 दिन कोई और पेंटिंग। और अब क्या हो रहा था कि वो पैसों को कैलकुलेट कर रहे थे जो रिसर्चर्स थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर पेंटिंग में ऐसा हो रहा था कि जितनी कैंडीज जा रही थी, जितनी टॉफ़ीज़ जा रही थी, उतने पैसे कलेक्ट हो रहे थे। ठीक है। और अगले केस में क्या हो रहा था कि पैसे कम आ रहे हैं लेकिन कैंडीज लोग ज़्यादा उठा रहे हैं। और बार बार बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ बना है उसमें, मतलब काफ़ी पॉपुलर हुई थी स्टडी। तो इस पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि फ़र्क क्या था। फ़र्क ये था कि जब आंखों की पेंटिंग लगाई थी सिर्फ इतने पोर्शन की, तब जितने पैसे हाँ, कोई तुम्हें देख रहा है कि जितने पैसे थे उतने ही मतलब उठाया गया, कैंडी टॉफ़ी उतनी उठाई गई। जब कोई और पेंटिंग थी, कोई फ्लावर या कुछ और, तब लोग जो थे वो ज़्यादा टॉफ़ी उठा लेते थे। और जब उन लोगों से पूछा गया कि यार तुमने वो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा क्या, बोले नहीं हमें तो पता भी नहीं कि पीछे पेंटिंग लगी हुई है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ इस तरीके का। एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें क्या था कि काफ़ी सारे लोगों को लाया गया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उनको बोला कि तुम्हारे को कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो एक रूम से दूसरे हॉल में लेके जा रहे थे। तो उनकी स्पीड कैलकुलेट करी गई कि ऑलमोस्ट एवरेज कितना टाइम लगता है, मतलब वो 1-1.5 मिनट दूर था, तो एक में ऑन एन एवरेज ज़्यादा टाइम लगा, एक में काफ़ी कम लगा। इसमें भी उन्होंने पेंटिंग रखी थी रास्ते में। पेंटिंग एक में थी बूढ़े लोगों की जो बहुत ही स्लो चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो गई। दूसरे में रनर्स की थी, तो उनकी एवरेज जो स्पीड लगाएगी कि एक को 45 सेकंड लग रहे हैं, एक को 50, तो उनकी एवरेज जो है रनर वाली स्पीड में ज़्यादा है। तो और ये कहीं ना कहीं हैबिट भी अगर फॉर्म होती है तो यही माना जाता है क्यू एक्शन रिवॉर्ड, कि अगर आपने लेट से चॉकलेट का डब्बा देख लिया तो वो आपका क्यू था, आपके दिमाग में वो फोल्डर खुल गया, आप कोई एक्शन लोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो पेंटिंग उस पर्सपेक्टिव से मुझे समझ आ जाती है। लेकिन अगर वैसे मैं देखूं वास्तु में डायरेक्शन के वाइज से, तो मेरा गैस ऐसा है कि शायद जिसने भी ये रूल्स लिखे हैं तो शायद ऐसा होता होगा कि यहाँ पे हवा अच्छी है तो शायद उसका भी इफेक्ट है, क्योंकि वो भी एनवायरनमेंट ही है। तो ऐसा है, या फिर एग्जैक्टली वही है। जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए हम वहाँ पे वाटर पेंटिंग से रिकमेंड करते हैं कि आप वाटरफॉल की पेंटिंग लगा लो, बीच की पेंटिंग लगा लो, पानी कहीं भी पानी हो, बस समुद्र की फोटो लगा लो, कुछ भी लगा लो। नॉर्थ ईस्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है, तो भगवान जो है वो हमारा ब्रेन है, हमारा सबकॉन्शियस है, वहीं से कनेक्ट, वहीं से आते हैं आइडियाज सारे नेचर से। मंदिर बना लो, भगवान की फोटोज रख लो। ईस्ट एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स एयर एलिमेंट के होते हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी लगाओ, प्लांट्स की फोटोज लगाओ। साउथ ईस्ट अग्नि है तो फायर की लगाओ, साउथ वेस्ट अर्थ है, जोड़ के रखने का काम करती है तो फैमिली फोटो। अगर अभी हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बेस्ट क्या है जो वास्तु के अकॉर्डिंग रेमेडी है? हेल्थ में अगर हम मेजर डायरेक्शन की बात करें, कोई इसकी केस स्टडी आप शेयर करना चाहें उसके थ्रू, अगर आई थिंक हेल्थ में तो बेसिकली बहुत सारी केस स्टडीज है। अभी एक केस आया मेरे पास, कैंसर से रिलेटेड केस आया। उसमें क्या था, व्यक्ति को पैनक्रियाटिक कैंसर है, और पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो मोस्ट डेडली है, उसका कोई इलाज नहीं है, और 3-4 महीने की जब पता चल जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो 3-4 महीने की ही लाइफ जो है वो बचती है, उससे ज़्यादा लाइफ है ही नहीं। तो पैनक्रियाटिक कैंसर का केस आया मेरे पास लास्ट ईयर सितंबर-अक्टूबर। अब जब जिन्होंने कांटेक्ट किया तो वो मेरे को बोले कि सर ऐसे ऐसे, वो स्टूडेंट है बेसिकली, तो बोले सर ऐसे ऐसे अंकल हैं, उसको पैनक्रियाटिक कैंसर है,
और डॉक्टर ने बोला 4 महीने का टाइम है, तो आप कोई ऐसी वास्तु कर दो कि इनको पेनलेस मौत मिले। मैंने कहा मतलब? बोले सर मतलब पैनक्रियाटिक कैंसर में ना बॉडी में पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, तो आप कोई ऐसा उपाय कर दो कि इनको पेनलेस मौत मिले। मैंने कहा यार तुम मेरे से कनेक्ट कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, तो तुम ये भी तो एक आस तब तो रख सकते हो कि जी क्या ठीक हो जाएंगे। तो बोला नहीं सर वो एक्चुअली ना ठीक हो ही नहीं सकते क्योंकि आज तक तो कोई हुआ नहीं। मैंने कहा भाई मैं इस इंटेंशन से मैं काम नहीं कर सकता। मैं कहा तो क्या तुमने अपने अंकल को ये बात बता दी कि वो 4 महीने में मरने वाले हैं? बोले हाँ बता दी। मैंने कहा ये तुमने और सौदे पे सुधारा कर दिया, अब तो वैसी कोई नहीं बचा सकता। अब वो आए मेरे पास, तो बोले नहीं सर चलो आपको जो करना है करो, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आप किस दोगा। मैंने कहा ठीक है। वो जिंदा है व्यक्ति आज, ठीक है। आई थिंक स्टीव जॉब्स को भी पैनक्रियाटिक कैंसर था, आई गेस। स्टीव जॉब्स को। ओके, तब मेरे को आइडिया नहीं है, आप कह रहे हो। धन्यवाद। एज पर डॉक्टर्स उनको फरवरी में मर जाना चाहिए था, मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से वो फरवरी में चले जाते। अभी तक जिंदा है, बैडमिंटन खेलते हैं, रनिंग पे भी जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब उनसे बात होते कहते मैं तो बोनस लाइफ जीना हूँ, मैं तो मर चुका, मैं तो बोनस लाइफ। अब वो और इंजॉय करते हैं लाइफ को, ठीक है। अब उसके अंदर क्या था, हेल्थ में अगर स्पेसिफिकली हम कैंसर की बात करें ना, तो कैंसर में बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो या किचन तो कैंसर हो जाता। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उनके घर में दोनों नहीं थे। उनके घर में ना तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। यहाँ पे एक बहुत मेजर टॉपिक जिस पे अभी तक हमने पॉडकास्ट में बात नहीं करी, वो है एस्ट्रोवास्तु। यहाँ पे एक मेजर टॉपिक रोल में आता है एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु में बेसिकली क्या होता है, आप जन्म पत्री के हिसाब से वास्तु डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक घर में कई सारे लोग रह रहे हैं, घर का वास्तु तो सबके लिए सेम है ना, लेकिन किसी की लाइफ बहुत बढ़िया है, किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स है, कोई परेशान है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे ना उनकी जन्म पत्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जन्म पत्री के हिसाब से अगर आप वास्तु सेट कर दो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में सबकॉन्शियस के उस पर बता रहा था ना, वास्तु के 2 पहलू, जन्म पत्री के हिसाब से अगर आप वास्तु को सेट कर दो ना तो वो बहुत अच्छा होता है। जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप और घर के नक्शे एनालाइज किए जिनको कैंसर था, तो वहां पर मैं क्या देखता हूँ, वो व्यक्ति ईस्ट में सो रहे, उनका बेडरूम ईस्ट में। उनकी पत्री के हिसाब से जनरिक बात करें तो ईस्ट की डायरेक्शन में जो व्यक्ति सोता है उसको बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस मिलते हैं, उसका काम बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन हॉरोस्कोप की अगर बात करें, एस्ट्रो वास्तु की अगर बात करें, तो उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से वो व्यक्ति जो ईस्ट में सो रहे थे, ईस्ट की डायरेक्शन उनको कैंसर दी। तो यहाँ पे जन्म पत्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैंने उनका बेडरूम एक तो शिफ्ट किया, कुछ घर में एक तो चेंजेस करवाए हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, रिकवरी चालू हो गई, चल रहा है सिस्टम बढ़िया। गॉट इट। मैं आपको अपनी केस स्टडी की बता सकता हूँ हेल्थ के रिलेटेड, मतलब मुझे बता देना ऐसे कोई वो नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ की केस स्टडी की पर्सनल कि मैंने क्या क्या फेस किया। ये कोविड की बात है, मतलब कोविड के दौरान जैसे 2020 में कोविड आया तो अपना घर में लॉकडाउन हो गया, सब मस्ती में थे, न्यूज़ आ रही है इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि जब तक अपना कोई क्लोज नहीं गया ना, अपने किसी की खबर नहीं आई, लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, ये चल ठीक है भाई, वो जो होना था हो गया, जिसकी जो लिखी थी। अब 2020 नॉर्मल निकल गया, लेकिन क्या होता है 2021 में फरवरी मार्च में मेरे रियल मामा जी जो है उनको कैंसर होता है, और वो मेरे बहुत क्लोज। वो 1 महीने का जो पीरियड था वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था, जब वो हॉस्पिटल में थे ना, और ऊपर से किसान आंदोलन चल रहा था। अब इधर नहीं हॉस्पिटलों में एडमिशन नहीं मिला, तो वहाँ पे जब आप इधर रोहतक की साइड जाते हो तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल आता है, मैं उसका नाम भूल गया क्या नाम था उसका, बिल्कुल कॉर्नर पे है, वो लेफ्ट मुड़ता है हाईवे ना रोहतक के लिए, कॉर्नर पे एक हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे वो एडमिट थे। अब वहाँ क्या चक्कर था, किसानों ने वो रास्ता ब्लॉक कर रखा था, तो अपने को घूम के जाना पड़ता था। तो वैसे घर से उस हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता क्योंकि खाली रोड थी, तो वैसे लगने थे 40 मिनट, लेकिन बिकॉज ऑफ किसान आंदोलन हमें लगते थे 3 घंटे।
तो 3 घंटे वहाँ रोज हम जाते थे, गाड़ी में बैठे रहते थे, शीशे नहीं खोलते थे, मामा को वीडियो कॉल करते थे जी बाहर बैठे हैं, आपके सपोर्ट में है। वो डेडली था, लोगों को मरते हुए देखा। वो एक महीना बड़ा पेनफुल था। टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को मामा जी एक्सपायर हो। अब वो जो एक्सपायर हुए ना, वो बड़ा खतरनाक टाइम था मेरे लिए, बड़ा पेनफुल टाइम था। मैं मतलब डिप्रेशन में भी रहा 15-20 दिन। डॉक्टरों ने एग्जाइटी की गोलियां, डिप्रेशन की गोलियां, शरीर को स्लो करने, वो सारी मेरी चालू कर दी, क्योंकि मैं पागल हो गया था जब हो गए ना। तो बहुत प्यार, मतलब मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था हमसे। तो एक महीने जो मैंने दवाइयाँ खाई ना, एंजाइटी पिल्स, डिप्रेशन पिल्स, उससे क्या हुआ, वो दवाइयाँ शरीर को खराब करती, दिमाग को तो स्लो डाउन कर देती है, लेकिन उससे शरीर हुआ क्या, मेरे को 1 महीने बाद मैंने कहा चल ये सब छोड़ो। मैं 1 महीने बाद जब बाहर आ गया, इसको छोड़ो, लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, जो इसमें जाना था चला गया, कोई बात नहीं, अब अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को देख। मन को समझाया, आगे बढ़े। अब दवाइयाँ छोड़ दी, अब शरीर में अलग तरीके के सिम्टम्स, अजीब से। फुल बॉडी टेस्ट कराए, डायबिटीज डायग्नोज हुई, HbA1c आया 8.5-9 के करीब, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और SGPT SGOT लीवर टेस्ट भी खराब आए, पूरा बॉडी का स्कैन खराब। मैंने कहा अच्छा, कोविड में वेट भी अभी भी ज़्यादा है, लेकिन और ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे। अभी तो 15-20 किलो कम कर चुका मैं, उसके बाद इतना है, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, जिस डॉक्टर के पास मैं गया ना, वो देसी था। देसी समझते हो ना, मतलब जो ज़्यादा इंग्लिश देसी था। उन्होंने जाते ही मैंने कहा अंकल ये ऐसे ऐसे टेस्ट कराए थे और ये रिपोर्ट आ गई। बोला यार तेरी उम्र क्या है यार, तू अभी से तेरी दवाई। उन्होंने पूरा पर्चा बना दिया दवाई का, सुबह ये गोली, शाम को ये गोली, दोपहर पे। मैं बड़ा मायूस हो गया वो दवाइयाँ देख के ना, क्योंकि मेरे पापा को 34-35 साल की उम्र से वो डायबिटीज की गोलियाँ पा रहे। तो उनको मैं देखता था ना, तो मैंने कहा तुझे ये दवाइयाँ नहीं खा, कुछ मर्जी हो तो दवाइयाँ नहीं खा। तो मैंने उनको ऐसी, मैंने कहा मैं बड़ा ना, उन्होंने मेरी शक्ल देखी यार, बड़ा मायूस हो गया है दवाइयाँ देख के। कहते बेटा क्या हुआ? मैं कहा अंकल बस ये दवाइयाँ नहीं खानी थी जिंदगी में ना। मैं तो क्वेश्चन उनसे, मैंने कहा अंकल अगर मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगा तो कितनी लाइफ है, खाऊंगा तो कितना, ऐसे क्वेश्चन। उन्होंने लिटरली क्या किया, डॉक्टर ने वो पर्चा लिया, उसको ऐसे फाड़ा और डस्टबिन में डाल दी। ठीक है, 600 रुपये की कंसल्टेशन फीस थी, वो 600 रुपये उन्होंने निकाले, बोले दिया मेरा। एक्चुअली उन्होंने मैंने अच्छा जी मैं क्या हुआ? बोले तू एक काम कर, तेरी वो मेडिकल रिपोर्ट का है वो दे। मैं कहा ये तो फोन है, बोले उसको डिलीट कर। ठीक है, उन्हें कोई टेस्ट नहीं कराया, तेरे को कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं है तेरे को। सिंपली मैं एक बात बोलूँ मानेगा? मैंने कहा बोलो सर। बोले कोविड है, घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना। बोले तू एक ट्रेडमिल ले आ, या अपने घर पे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर दे, तेरे को दिन के 15-20 हज़ार स्टेप चलना है, और तू कुछ मत कर। ठीक है, थोड़ा सा अपना बजट कम कर ले, वर्कआउट चालू कर दो, और तुझे कुछ नहीं करो। मैंने वो सब किया। उसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं, ये वास्तु से मैंने क्या देखा, मैंने ना स्टडी करी इसमें। मैंने इसमें स्टडी करी कि डायबिटीज क्यों होती है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कई सारे डॉक्टर्स के आर्टिकल्स पढ़े, बहुत पढ़ा मैंने। तो मुझे क्या समझ में आया, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ तो भी हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो फूड के अंदर जैसे फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 मेजर चीजें होती हैं। कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। कार्ब बेसिकली शुगर, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज लीवर के नीचे होता है। जब आप उल्टा सीधा उलट सुलट खाते हो तो क्या होता है, लीवर, जैसे क्या है ना, हमने लीवर को एक काम दिया, जैसे एक व्यक्ति है, उसको आपने काम दिया करने के लिए, वो काम करता है। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उसको और काम दे दिया, तो क्या हुआ, उसकी टेबल पे एक फाइल आ गई। अभी उसका पहला काम चल रहा है, आपने और काम दे दिया, फिर उसने दूसरा उठा लिया, आप उसको काम दिए जा रहे हो, लेकिन वो अपने काम को, उस लीवर क्या है, हमने खाना खा लिया, अभी लीवर ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, हमने और खा, फिर लीवर तो लीवर हो जाता है फैटी।
ठीक है, ओवर काम करने की वजह से लीवर हो जाता है फैटी, हट जाता है। फैटी जब लीवर होता है तो उसका प्रेशर पड़ता है पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज में प्रेशर पड़ने से क्या होता है, पैनक्रियाज आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें तो दबा दिया आपने। अब एक पानी का पाइप है, आप उसके आगे अंगूठा लगा लो तो उसकी स्पीड रोक दी ना आपने, उसका फ्लो रोक दिया, पैनक्रियाज का फ्लो रुक गया इंसुलिन का। मैंने देखा, मैंने कहा यार लीवर और पैनक्रियाज जो है ना, ये मेजर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो मैंने कहा करना क्या, देखना क्या है। मैंने जो वास्तु में लीवर की जो डायरेक्शन होती है, जो लीवर को रिप्रेजेंट करती है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मैंने कहा लीवर को ईस्ट साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है। आपको पता क्या दिखा, मतलब जब मैंने, क्योंकि क्या ना कोविड में नॉर्मल अपना काम कर रहा है, कौन वास्तु में दिमाग लगा रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सब सही चल रहा था। बाद में जब तबीयत खराब हुई तब देखा बच्चे भी घरों में हैं। अब मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल का, एक 6 साल का, एक 4 साल की बिटिया, एक और छोटी है, अभी छोटे भाई की हुई है, वो साल भर की भी नहीं है। कोविड में तो वो थी नहीं, खैर 3 ही बच्चे थे, और वो घर में कहीं भी कुछ भी तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, सब कुछ है, मेड आ नहीं रही, घर में तो जितना हम कर सकते थे उतना कर रहे थे। अब वो क्या, हमारे घर में टॉयज भी थे, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते रहते थे। मेरे बच्चों ने क्या किया, तीनों ने मिलके, मेरे 2 बेटे और एक मेरे भाई की बेटी, इन तीनों ने मिलकर और खेलते मेरे फ्लोर पे ना, उन्होंने क्या कर रखा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर फायर एलिमेंट आ जाए तो 100% लीवर खराब होगा ही होगा, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी। और साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी, ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे ना साउथ ईस्ट से लोग कंफ्यूज ना करें, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट आता है। लोग कहते हैं कि यार साउथ ईस्ट की डायरेक्शन फायर की होती है, वहां फायर मना, नहीं, साउथ ईस्ट नहीं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में रेड कलर या अग्नि तत्व आएगा, 100% शुगर होगी 100% लीवर खराब होगा ही होगा, 100% पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो गई, ये तीनों बीमारियां होंगी। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में तीनों बच्चों ने मिलके वो बड़ी सी टॉय किचन की आती 3 फुट की जमीन से, वो सेटअप कर, ठीक है, और वो नकली बुच्ची के मतलब वही बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, वो वहां पे खेल रहे उसी ईस्ट साउथ ईस्ट के रूम में, वहां पे पूरी किचन सेटअप कर दी उन्होंने। मैंने बस वो किचन हटाई वहां से और अपना वही पैदल चलना शुरू किया, ट्रेडमिल खरीद के लाया और सारे काम करने शुरू किए। तो जो HbA1c था वो भी 5.5-6 आ गया, जो SGPT SGOT था वो भी 35-40 के लेवल पे आ गया, जो कोलेस्ट्रॉल था LDL जो बैड वो जो बढ़ गया था वो भी 100 से नीचे आ गए, सारी चीजें ठीक हो। तो इसका जैसे जी जैसे डायबिटीज़ का इस पे एक बुक भी है, जेसन फंक की, माननीय ऑथर हैं, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना ये, तो उनकी डायबिटीज़ कोड है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो उन्होंने बहुत लोगों की रिवर्स करी है, और मेन उसका ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कम से कम 12 या 14 घंटे की एक फास्टिंग करो। तो फास्टिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिया है, वो अलग से लोगों को स्पेसिफिक डाइट के लिए भी बताते हैं। सर जो मेरे ना उन्होंने फास्टिंग का दिया, वो पता क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ी, इस पे बहुत चीज़ें पढ़ी। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप बेसिकली अपने लीवर को, जो भी बोला ना, रेस्ट दे रहा हूँ, रेस्ट नहीं, जो करंट काम है वो कह रहा भाई मैं बस ये कंप्लीट कर रहा, उसके बाद में तेरी टेबल पे फाइलों की लाइन नहीं लगाऊंगा। तो वो कह रहा ना 16 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, उसका पर्पज ही यही है कि आपका जो लिवर है ना वो अपने टास्क को कंप्लीट कर ले और थोड़ा शांत हो जाए, ताकि वो उसका जो साइज बढ़ गया वो लो हो और पैनक्रियाज को रास्ता मिले इंसुलिन बॉडी में छोड़ने। गॉट इट। तो रिलेशनशिप में जो है वास्तु, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें? रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में जो आइडियल डायरेक्शन कही जाती है रिलेशनशिप्स के लिए वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके घर में रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है, और साउथ वेस्ट में अगर कोई भी इम्बैलेंस होगा तो रिश्ते खराब होंगे, रिलेशनशिप्स खराब होंगे। इम्बैलेंस क्या हो सकते हैं? पहला इम्बैलेंस हो सकता है साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो क्या होगा, टॉयलेट साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट की एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स
आने लग जाएंगे। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो बहुत सारी केस स्टडीज में मैंने देखा है तलाक हो जाता है, बहुत सारी केस स्टडीज में मैंने देखा है डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। उसके बाद साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में ग्रीन प्लांट्स होंगे, क्योंकि एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट जो है ना, ये दो आपस में बहुत बड़े दुश्मन है। प्लांट्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, मारता है। तो साउथ वेस्ट में अगर प्लांट्स आएंगे, ग्रीनरी आएगी, तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक छोटा सा उपाय आपको बताऊं बिना तोड़ फोड़ के। अगर मान लीजिए आपके घर में साउथ वेस्ट में अगर आपकी डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको सिंपली क्या करना है, टॉयलेट सीट के चारों तरफ एक येलो कलर की 2 इंच चौड़ी कलर टेप लगा दो, स्प्रे पेंट कर दो, या टॉयलेट सीट अगर वॉल माउंट है तो उसके नीचे येलो कलर का मैट आपने जाके रख दो। आप देखोगे कि आपके जो भी टॉयलेट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आने बंद हो गए, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में तोड़ फोड़ का चक्कर ही नहीं है। बिना तोड़ फोड़ की सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। ग्रीन प्लांट्स है उनको आपको रिमूव करना ही होगा। कोई वॉलपेपर है, कोई पैटर्न है, उसको आपको रिमूव करना ही होगा। ये तो एक हो गया। उसके अलावा मैं आपको 3 जोन्स बता रहा हूं। टोटल 16 दिशाएं होती हैं, 16 में से टोटल 3 जोन्स, 3 भी नहीं 4 जोन्स की बात करेंगे। 4 जोन्स ऐसे हैं जहां पे अगर आपकी फैमिली फोटोग्राफ्स होंगी तो आपके रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अलग दिशा है, साउथ वेस्ट अलग दिशा है। जैसे 45 डिग्री के एंगल पे, साउथ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे साउथ वेस्ट फॉल करता है 22.5 डिग्री का। लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में मध्य में एक दिशा होती है साउथ वेस्ट, जो डिस्पोजल की दिशा है। डिस्पोजल में अगर आपके घर में आपकी फैमिली फोटोज लगी हुई है तो आपके घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। दूसरी डायरेक्शन ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर फैमिली फोटोग्राफ्स होंगी, आपस में मुठभेड़, लड़ना, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट के बिल्कुल सामने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन है। वहां पे अगर फैमिली फोटोग्राफ्स होंगी तो सारा टाइम आप रिश्तों को लेकर रोते रहोगे, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रोने की डायरेक्शन है, तो वहां पे व्यक्ति रोता रहेगा। उसके अलावा एक डायरेक्शन है जिसके बारे में मतलब किसी को पता नहीं या कोई बात नहीं करता, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी आपके घरों में फैमिली फोटोज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके घर में फोटोज लगी होती है ना, तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी व्यक्ति रहता रहे, सोता रहे या उसकी फोटोज लगती है, तो वो व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता। अपने आगे मैं की फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। मैंने जो बोल दिया वो सही, मैं हूं तो चल रहा है, मैं नहीं हूं तो सब खत्म हो जाएगा। अब फैमिली फोटोज लगी हो और तो सबके अंदर ये फीलिंग हो कि मैं ही चला रहा हूं, तो क्या होगा, तो दिक्कत। तो ये 4 दिशाओं में ना फैमिली फोटोज आप लगाने से बचो। साउथ वेस्ट में लगाओ, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, आप खुश रहते हो। साउथ में आप लगाओ, आप रिलैक्स रहते हो। मार्केट में, समाज में, आपके परिवार में आपका यश बहुत बढ़ता है। वेस्ट में अगर आप लगाते हो तो आप खुश रहते हो, आपको गेन्स बहुत मिलते हैं लाइफ में। इस तरीके से आप अलग अलग दिशाओं में फैमिली फोटोज लगा सकते हैं। अब मैं आपको ना एक किस्सा बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, जैसे आज मैंने वास्तु शुरू किया था पढ़ना 2010-11 में, तो मैंने पढ़ा कि साउथ वेस्ट में फैमिली फोटोज अगर आप लगा देते हो ना, तो आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है, प्यार बढ़ने लग जाता है। मैंने ऐसा पढ़ा, तो ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हो ना, तो एक्चुअल वास्तु तो आपके क्लाइंट सिखाते हैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। अब मैं आपको बताऊं, एक घर में, मतलब एक क्लाइंट के यहाँ पे बच्चे उनके 22 से 25 की एज के हैं, 22 साल या 25 साल की एज के, एक बेटा और एक बेटे। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा इतना के बाद डाइवोर्स तक चल कि अपने को साथ में रहना ही, ठीक है। तो हस्बैंड को मेरा किसी ने रेफरेंस दिया, वो मेरे पास आए,
बोले जी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, और उनका कंसर्न ये था, बोले सर मेरे को इस औरत से डाइवोर्स चाहिए और आप कोई ऐसा उपाय कर दो कि आसानी से मेरे को डाइवोर्स मिल जाए, ज़्यादा मेरा खर्चा वर्चा ना हो, पैसे वैसे ना लगे। मैंने उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि रिलेशंस आपके ठीक हो जाए, डाइवोर्स ना हो। तो बोले सर मुझे रहना ही नहीं इस औरत के साथ, मुझे रहना ही। मैंने कहा चलो ठीक है। वो जाते हैं, अब उनके बेटे का कॉल आया मेरे पास कि भैया वो पापा आए थे आपके पास मीटिंग के लिए, क्या बात हुई। मैंने बताया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात हुई, भाई साहब तो ये कह रहे मुझे रहना ही। तो कहता भैया ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैंने कहा यार ऐसा तो मैं करता भी नहीं, खैर मतलब मेरे एथिक्स भी अलाउ नहीं करते कि मैं एमी। मैं कहा मैं भी केस को समझ रहा, तुम लोगों से बात करना चाह ही रहा था। कह रहे भैया कुछ नहीं करना, आप कुछ ऐसा कर दो कि सब ठीक हो जाए, इस उम्र में कोई डाइवोर्स की एज थोड़ी है यार, मतलब ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके घर में साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की 5-6 फोटोज और इनके अच्छे अच्छे मोमेंट्स, कि भाई जब आप हनीमून पे गए होगे, कभी कभी किसी शादी में हंसते खिलखिलाते मेरे को फोटोज दे दो। कुछ कलर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर ना हो या फॉरेस्ट ना हो, वो थोड़ा बहुत ध्यान में रखते ना। मैंने उनके साउथ वेस्ट में वो पेंटिंग्स लगवा थे। क्लाइंट बोले सर ये क्या होगा। अब क्योंकि मैं सबकॉन्शियस की लैंग्वेज समझता हूं, तो मैं कभी भी ना वर्ड्स का चुनाव उस तरीके से करता नहीं। मैंने उससे तमन्ना कहा कि फोटोज लग गई हैं, अब जो आप चाहते हो ना वो बहुत मतलब ठीक हो जाएगा, आपका सारा बढ़िया हो जाएगा, आप मेरे को बस 15 दिन बाद अपडेट कर। 15 दिन हो गए, कोई फ़ोन नहीं आया, मैं भी भूल गया। 20-25 दिन के बाद मैंने उनको ऐसी कॉल किया, मैंने कहा जी क्या चल रहा है जो आप कह रहे थे। बोले सर अब एक्चुअली ना वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, मतलब अब नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, मतलब दोबारा प्रेम जाके आ गया मान जी के रहते। तो उनके वर्ड्स क्या थे, बोले यार मतलब मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये ना मेरी कोई एज नहीं है डाइवोर्स की, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये है वो है, और बस अपने को साथ ही रहना पड़ेगा यार, अब ज़िंदगी जो है ना अपन अलग नहीं हो सकते। तो बेसिकली क्या है, प्यार नहीं जागा उनमें, प्रेम नहीं जागा, क्योंकि प्यार आप जगा नहीं सकते, वो तो अंदर से आएगा ना, उसको आप खत्म कर सकते ना उसको आप जगा सकते। लेकिन क्योंकि साउथ वेस्ट क्या है ना, वो फेविकोल का जोड़ है, वहां पे आप कुछ भी रख दोगे ना वो आपसे जुड़ा रहेगा। तो पेंट फोटोज वहां लगाने से सबकॉन्शियस में फील क्या चली गई कि नहीं यार वो साथ ही रहे, चाहे बात मत करो बस रहना साथ ही, वो चली जाती है फीलिंग। इससे मुझे ये भी याद आया, जैसे ग्रैटिट्यूड के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, तो जो ग्रैटिट्यूड बोलते हैं कि हमेशा खाने से पहले भगवान का शुक्र करो या जो भी करो, तो वो कहीं ना कहीं वही है कि अपनी अच्छी मूवमेंट को याद करो। जैसे ही आप याद करोगे तो डिफरेंट है वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो भी फूड या कोई भी खाने पीने की चीज़ें, अब खाना बनता है उसमें पानी का भी इस्तेमाल होता है, तो आपने सुना होगा पानी के अंदर मेमोरी होती है। पानी के अंदर मेमोरी होती है ना। जैसे पुराने ज़माने में आप जब रामायण और महाभारत देखते हो तो जो साधु होते थे, अगर मान लो उनको किसी को श्राप देना है या कोई वरदान देना है, तो वो बेसिकली क्या करते थे, अपने कमंडल में से पानी हाथ में लेके और कोई मंत्र पढ़ के और यूँ कर देते थे, तो सामने वाले को या तो वो चढ़ गया या उसकी एसिडिटी होगी। वो बेसिकली क्या, कमंडल में क्या कोई मैजिकल वाटर थ्रू नहीं था, पानी ही था। और जो मंत्र वो बोल रहे हैं वो बेसिकली पानी के अंदर जो भी वो सामने वाले के साथ होते देखना चाहते हैं वो बोल रहे हैं। वो पानी चार्ज हो गया, वो उन्होंने फेंक दिया। अब होता क्या है, जब जैसे पानी आपके घरों में पानी आ रहा है, तो पानी क्या है, कई सारे नलकों से घूमता घूमता आ रहा है, कई नलकों से घूमता आ रहा है, फिर उसके बाद आर में भी जा रहा है, तो उसकी बहुत सारी चर्निंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है उसके साथ। उसके बाद लास्ट में वो आपके गिलास में आया, अब पता नहीं वो क्या क्या सुन के आया। जैसे मान लो पानी रखा, जैसे मेरे ऑफिस में क्या सिस्टम है, मेरे कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मैं अपना पानी का गिलास हटा देता हूँ, मेरा पानी का गिलास खाली हो जाता है। या अगर बाई चांस मेरे कैबिन में पानी रखा है तो क्लाइंट्स के जाने के बाद मैं वो पानी नहीं पीता, मैं उसको फेंक देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में जब क्लाइंट्स आते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ प्रोफेशन उन्होंने नेगेटिव बात ही करनी होती है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो मैं फिर उस पानी को पीता नहीं, क्योंकि उसके अंदर मेमोरीज है, मेमोरी सेल्स है। अब जब भी कोई व्यक्ति खाना खाने बैठता है ना, तो जब वो बोलता है खाने के आगे, जैसे प्रेयर हमेशा मन में नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि इस फूड के लिए थैंक यू है कुछ, तो भी तो वो फूड चार्ज हो जाता है। और जब फिर आप उसको खाते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। और जो अभी आपने बात बोली कि हमारा माइंड
अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए, वो भी चीज़ काम करती है। जैसे एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक स्टडी हुई ओहियो में स्टडी हुई। वहाँ पे स्टडी की गई रैबिट्स के साथ। कुछ रैबिट्स उठाए गए और उन्होंने क्या किया, मतलब 50 रैबिट्स को अलग रखा, 50 रैबिट्स को अलग केज में रखा। 50 रैबिट्स को उन्होंने तला, ऑयली, घटिया से घटिया, पामोलिन भर भर के, मतलब घटिया से घटिया, जो घटिया फूड हो सकता था, हैवी कोलेस्ट्रॉल का फूड, उन्होंने वो खिलाया, रैबिट्स को वो खिलाया। लेकिन जब वो ये फूड खिला रहे थे तो वो रैबिट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। प्यार करते करते उन्होंने फूड खिलाया। वहीं पे जो बाकी के 50 रैबिट्स थे, उनको जो वो खाते हैं, गाजर खानी है, जो भी खाना है, उनका वेजिटेबल्स है, वो खिलाई उन्होंने। लेकिन उन्होंने उन रैबिट्स को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया। उनको थप्पड़ मार दिया, फेंक दिया, खाना ऐसे फेंक दिया, कोई प्यार नहीं किया, उन पर चिल्लाए, डराया उनको, वो किया। जब 1 महीने के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब ये रिसर्च की गई, दोनों का मेडिकल लिया गया, दोनों टाइप ऑफ रैबिट्स का, तो वहाँ पे क्या देखा गया, जो रैबिट्स अच्छा भोजन कर रहे थे, खीरा और गाजर खा रहे थे, जो भी उनको वेजिटेबल्स दी गई, फ्रेश वेजिटेबल्स दी गई, अच्छा फूड दिया गया, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स खराब थी। वहीं 1 महीने बाद जिन रैबिट्स को घटिया से घटिया फूड दिया गया और हैवी कोलेस्ट्रॉल, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि उनको प्यार बहुत ज़्यादा दिया। तो इससे एक्चुअली मुझे 2 चीज़ें, जी, एक मसारू इमोटो रोल प्ले करती है कि आपका मतलब माइंडसेट कैसा है जब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप खुश हो नहीं हो, तो बहुत सारी नहीं, इससे मुझे 2 चीज़ें याद आई। एक तो मेमोरी ऑफ वाटर पे इनका भी था, मसारू इमोटो है जापानीज ऑथर, इन्होंने किताबें लिखी हुई है। तो जो आप ये नेगेटिव एनर्जी वाला बोल रहे हो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या किया कि राइस लिए, चावल, उनको उबाला, 3 कप्स में डिवाइड कर लिया, और एक को बहुत ही नेगेटिव एनर्जी की गालियाँ वगैरह दे रहे हैं, दूसरे को एक पॉजिटिव बातें, और एक को न्यूट्रल। तो 22-23 दिनों के बाद वो वाला बहुत ही सड़ गया था, राइस वाला, जिसमें बहुत ही नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक था, और जो न्यूट्रल था वो भी सड़ गया था। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है, अब इसके ऊपर एक्चुअल में पता नहीं, काफ़ी लोगों ने किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, मैंने नहीं किया, बट ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब वो बता रहे हैं। प्लस मेमोरी जो है वाटर में, वो भी उन्होंने किया है कि आप अगर नेगेटिव एनर्जी बता रहे हो, किसी को हिटलर की स्पीच सुना रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो वो अलग तरीके से वो फ्रीज होती है, अलग उसकी शेप बनती है, और दूसरे वाले में कुछ अलग बनती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। एक तो मैंने ना अपनी आंखों देखा किस्सा है, मतलब मैंने खुद पर्सनली मैंने जस्ट ऐसा सुना था कि अगर आप किसी पेड़ को जाके गालियां देते हो तो वो मर जाता है, वो सूख जाता है, खराब हो जाता है, ऐसा मैंने सुना था। मैंने लाइव देखा, अपनी आंखों के सामने देखा। मेरे कज़न चाचा हैं, उनको अपना घर बनाना था, तो जिस घर में वो रहते हैं उस घर में आज से 30 साल पहले मेरे फादर ने एक अमरूद का पेड़ लगाया था। क्योंकि मेरे फादर जब 6 साल के थे ना, तो मेरे दादा एक्सपायर हो गए, तो मेरे फादर को उनके सगे चाचा ने पाल पोस के बड़ा किया, बड़े होके सब अलग अलग हो गए, अपना सब सेटअप हो गया। तो स्टार्टिंग में वो एक ही घर में रहे, दिल्ली में, सरस्वती विहार के पास है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे पापा ने एक अमरूद का पेड़ लगाया और आज वो बहुत बड़ा हो गया। 20 साल उन्होंने उस अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ तोड़ के खाए। अब चाचा को ना घर बनाना था, वो नीचे स्टेट पार्किंग, वो तो पहले पुराने ज़माने का बना हुआ था, नीचे स्टेट पार्किंग और 4 फ्लोर बनाने थे। अब क्या है, दिल्ली में ना मतलब पेड़ काटना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बड़े से बड़ा फंडे खाओ, पेड़ नहीं काट सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और सज़ा भी बहुत तगड़ी, बहुत डेंजरस है। अब उन्होंने ना बोले यार हम घर नया बनेगा तो ये अमरूद का पेड़ हटाना पड़ेगा, तो क्या करें भाई, परमिशन से अप्लाई कर दी, परमिशन मिली नहीं उनको किसी प्रकार की, मतलब वो मिली नहीं। अब वो क्या करे, जैसे जैसे घर बनता रहा, जैसे बिल्कुल घर के बाहर था, तो जनरली वो पेड़ की छांव में ही खड़े होते थे धूप में। वो बार बार ना ये बोला यार पेड़ बीच में आ रहा है, यार पेड़ बीच में आ रहा है, मकान की लुक कैसी तैसी हो जाएगी, पेड़ नहीं कट के दे रहा, बार बार यही बात बोले। सडनली क्या होता है, कोई बंदा आके राय दे रहा है भाई तुम इसमें वो डाल दो, तेजाब डाल दो, इसकी जड़ें सूख जाएंगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, बट वो भी रिस्की है, वो भी मतलब डेंजरस प्रोसेस है, एज पर लॉ नहीं कर सकते आप, दिक्कत हो जाए, नहीं कर सकते। अब वो डर रहे थे कि यार नहीं हम डाल दें कुछ पंगा हो जाए,
डिपार्टमेंट में कोई पागल थोड़ी है, आपको पता चलेगा। लेकिन वो बार बार उस पेड़ के नीचे खड़े होकर एक ही बात बोला, यार पेड़ से घर की लुक खराब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सडनली क्या देखते हैं, पेड़ क्योंकि मैं ना उतना वास्तु करता था उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मेरी विजिट्स होती रहती थी। मैं क्या देखता हूँ, पेड़ सूखना चालू हो गया। जैसे आज मैं गया हूँ, पेड़ हरा भरा है, 4-5 महीने बाद दोबारा विजिट हुई, पेड़ की सारी पत्तियां गिरी हुई हैं, टहनियां निकली हुई हैं और पेड़ अजीब सा। तो मैंने ऐसी चाचा से मैंने कहा, चाचा ये पेड़ को क्या हो गया, आपने कुछ करा है क्या इसको हटवाने के लिए? बोले ना यार, हमने तो कुछ नहीं करा, ये तो अपने आप ही सूख गया, अपने आप ही सूख गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर एकदम से मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने कहा ये इस पेड़ के नीचे करते हैं, बोलते हैं ना कि ये पेड़, मैंने कहा मेरे को लग रहा है ये पेड़ जो है ये खुद ही जाना चाह रहा है कि भाई कोई नहीं, तुम मुझे हटाना चाहते तो। अब क्या होता है, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा चाचा एक वैसे बात बोलूँ, आप अगर आप कॉल आपकी है, मैंने कहा मैंने भी इस पेड़ पे चढ़ के ना बहुत बचपन में अमरूद तोड़ के खाए, बालकनी से तोड़ के खाए, आपने 20 साल इस पेड़ के अमरूद खाए, ठीक है। मैंने कहा ये ना आपके परिवार का एक हिस्सा काइंड ऑफ है, अगर आप मेरी मानो ना तो यार इसको हटाओ मत। पता नहीं मुझे ना एक नेगेटिव फील आ रही है कि ये पेड़ हटेगा तो शायद आपका मज़ा नहीं आएगा आपको ना इस घर में, तो इसको मत हटाओ आप। और चाचा बोले तू कह रहा है तो भाई नहीं हटाते, क्योंकि मेरे को फॉलो करते हैं, तो मैं तो नहीं कुछ बोल दूँ तो उसको भी फॉलो कर लेते हैं। बोले चल तू कह रहा है तो हम इस पेड़ को नहीं हटाते। मैंने कहा डन। बोले अब करना है तो सूख रहा है। मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा आपको कुछ नहीं कर, इस पेड़ को एक बार गले से लगा लो और इसको बोल दो भाई गलती हो गई और तू हमारे साथ ही रहे। और मैं कहा पानी वानी डालना चालू कर दो, ये अपने आप वो हरा भरा हो गया मेरे से। तो ये मैंने अपनी आंखों देखी, लाइव देखा मैंने, मतलब ये एक्चुअली में ना ये चीज़ करती है। कोई बिजनेस केस स्टडी आप डिस्कस करना चाहोगे, कोई बिजनेस क्लाइंट के बारे में उसका वास्तु आपने किया हो रिसेंटली? किस टाइप की सुनना चाहोगे? एक लेटेस्ट केस स्टडी सुना, एक अभी क्लाइंट का वास्तु किया और वास्तु करने के बाद वो क्लाइंट 12 करोड़ के नीचे आ गया। ये क्या था? एक क्लाइंट मिले मुझे एक दोस्त के थ्रू, दोस्त जो है मेरा वो पॉलिटिक्स में है, चेयरमैन वेयरमैन है, तो वो उसके दोस्त थे। आज मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा नाम है उनका, लॉन्जरीज का बिजनेस है उनका। मैं ब्रांड का नाम तो शायद लेना ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा ब्रांड है, अच्छा नाम है। तो वो आए मेरे पास, मैंने कहा जी क्या इशूज़ है? बोले सर काम बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बोले बस एक ही इशू है, पेमेंट नहीं आते, पेमेंट फंसी हुई है, पेमेंट नहीं आते। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी प्रोजेक्ट्स बता दो मुझे क्या क्या है, क्या क्या साइट्स हैं आपकी। तो एक उनका घर हो गया और उनकी टोटल 8 फैक्ट्री एग्जिस्टिंग है और एक उनका 6 एकड़ में पूरा बड़ा वेयर हाउस और प्रोडक्शन यूनिट वो सेटअप कर रहा हूँ। तो 8 फैक्ट्री हो गई, एक घर हो गया, एक सेटअप कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप मेरे को सारे नक्शे भेज दो, क्योंकि वास्तु के लिए ना लेआउट प्लान बहुत जरूरी है। बिना लेआउट प्लान, बिना प्रॉपर नक्शे के वास्तु नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इंच भी अगर इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो उनके नक्शे आ गए मेरे पास। अब ऐसी जैसे मैंने पूछा जी आपकी क्या नेटवर्थ है, तो few 100 करोड़ उन्होंने नेटवर्थ बताई अपनी, ठीक है। उनके जब मेरे पास घर के नक्शे आए तो क्या होता है, वास्तु में ना कॉमन सेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक व्यक्ति अगर ऑलरेडी इतना बड़ा है तो इसका मतलब उसके घर की वास्तु बहुत बढ़िया होगी, तभी वो बढ़िया है। तो मुझे दिख रही है कि बढ़िया है, लेकिन उनके घर में क्या था, बढ़िया वास्तु के साथ साथ कुछ ऐसे फ्लॉस मुझे दिखे जो क्लाइंट को मेजर लॉस देते हैं, मेजर। ठीक है जी, घर में मुझे एक फ्लॉ दिखा जो क्लाइंट को बहुत मेजर लॉस, और वो फ्लॉ मैं आपको बता दूं तो फ्लॉ क्या था, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री बेसिकली क्या करती है, क्लाइंट के यहाँ पे ना जो भी उसके क्लोजेस्ट एम्प्लॉयज होते हैं ना वो उसको धोखा देते हैं, ठीक है, वो उसको डिच करते हैं, धोखा देते हैं, ये इफेक्ट आया था। अब जो उनकी 8 फैक्ट्रीज है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो ये आपकी 8 फैक्ट्रीज है ना, इनमें से आप मेरे को वो बता दो फैक्ट्री जिसके अंदर आप बैठते हो, जिसके अंदर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसके अंदर सब कुछ होता है। उन्होंने मेरे को बोला जी 8 फैक्ट्रियों में से
2 फैक्ट्री मेरी अपनी खरीदी हुई है, बाकी 6 फैक्ट्री रेंटेड है। ये प्लॉट मेरा पूरा खरीदा हुआ है, यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन हम अपनी करेंगे, और जब ये प्लॉट बन के 7-2 साल में तैयार हो जाएगा तो 3-4 फैक्ट्रीज हम खाली करके पूरा सेटअप उसमें ले जाएंगे। ठीक है, ये प्लानिंग थी पूरी। अब क्लाइंट ने बताया, बोले जी ये मेरी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ये मेरी पहली खरीदी हुई फैक्ट्री है, और मेरा मेन हेड ऑफिस पहले इस फैक्ट्री में था, पर्टिकुलर फैक्ट्री में, और यहाँ पे मेरे फादर और मैं हम दोनों बैठते। मैंने कहा ठीक है। वो जो फैक्ट्री उन्होंने दिखाई ना, वो फैक्ट्री एक्चुअली में बता रही है कि क्लाइंट 200-500 करोड़ पे कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि उसका वास्तु इतना बढ़िया, मतलब राजाओं का वास्तु। मैंने देखा, मैंने कहा तो फैक्ट्री बहुत अच्छी है। फिर क्लाइंट बोले सर मेरे फादर 2-3 साल 4 साल पहले एक्सपायर हो गए। ठीक है जी। बोले मेरे फादर ऑफिस में बैठते थे, मैं फील्ड पे रहता था, मैं लोगों से मिलना, फील्ड पे रहना। अब चक्कर क्या है, जो उनकी ओन्ड फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री और जहां पे क्लाइंट फील्ड पे रहते थे वो 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, उसी एरिया में बेसिकली ना 6 किलोमीटर की दूरी है। बोले यार मैं रोज पहले इस फैक्ट्री में आऊँ, फिर 6 किलोमीटर में इस एरिया में घूमने जाऊँ, फिर लंच करना है वापस इस फैक्ट्री में आऊँ, फिर 6 किलोमीटर। बोले मैंने क्या किया, ये वाला एरिया है, इसमें भी मेरे पास 4 फैक्ट्रियाँ थी, क्योंकि 2 फैक्ट्री मेरी उधर है, इस एरिया में मेरी 4। तो बोले मैंने अपना फादर के एक्सपायर होने के 1-2 साल, मतलब आज की अगर बात करें तो आज से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, बोले मैंने ना ये वाली फैक्ट्री, एक उन्होंने मुझे दिखाई जो नक्शा मैंने आपके साथ शेयर किया था, बोले इसमें मैंने अपना हेड ऑफिस बना लिया। मैंने कहा अच्छा। अब जब मैंने वो वाली फैक्ट्री के नक्शे देखे तो उस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, उस फैक्ट्री के नक्शों में मुझे दिख रही है पेमेंट ब्लॉकेज और चोरी। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये तो आपने बड़ा ब्लंडर कर दिया। मैंने कहा जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो कि पेमेंट नहीं आ रही या लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये पिछले 2-2.5 साल से ही है जब से आप इस फैक्ट्री में आए हो? बोले हाँ यार, जब तक पापा थे जब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बोले यार पापा के जाने के बाद ही ये सब लफड़े होने चालू हुए, 2.5-3 साल से ही हुआ जब से मैं इस फैक्ट्री में। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। मैं उनकी फैक्ट्री में फर्स्ट विजिट मेरी 12 मई को हुई। ठीक है, मैं क्लाइंट को साइड में लेके गया, मैंने कहा भाई साहब क्या आपकी फैक्ट्री में चोरियां वोरियां होती हैं, कभी कोई चोरी वोरी पकड़ी गई? कहते जी मैं मेन मालिक हो गया। मेरे नीचे 4 मेजर एम्प्लॉयज काम करते हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, कोई बहन का बेटा है, कोई भाई का बेटा है, कोई भी, 4 मेरे मेजर रिश्तेदार, तो वो 4 ही है, बस वही सारा काम देखते हैं। सेल भी उन्होंने देखनी है, परचेज भी उन्होंने देखनी है, पेमेंट भी उन्होंने देखनी है, सारे काम उन्होंने देखते हैं। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले सर मैं तो केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखता हूँ, कंटेनर आ रहे हैं, कंटेनर जा रहे हैं। बोले मैं कुछ नहीं देखता, मेरा मेन काम है सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट संभालना, क्योंकि वो कोई और नहीं कर सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। 12 मई को मैंने विजिट किया उनकी फैक्ट्री में। साउथ ईस्ट की एंट्री खुली हुई थी, शटर खुला हुआ था, उस पर ब्लू कलर भी था, शटर भी खुला हुआ था। ब्लू कलर भी खराब हो गया क्योंकि साउथ ईस्ट फायर की होती है, वहां पे ब्लू कलर यानी वाटर आ गया तो वो साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब करेगा, प्लस साउथ ईस्ट की एंट्री 100% चोरी करवाते हैं। मैंने कहा शटर बंद करो, अभी की अभी ताला लगाओ, ताले की चाबी मेरे को दे दो। ठीक है, मैंने वो चाबी अपनी गाड़ी में रखती। मैं कहा ये शटर की कोई और भी चाबी? बोले नहीं सर यही है। मैंने कहा मेरी गाड़ी में रखवा दो, गाड़ी में रखवा दी। मैंने कहा किसी लड़के को भेजो अभी की अति, और एक वाइट कलर का पेंट का डब्बा, एक येलो कलर की ट्यूब, थोड़ा सा उसको क्लीन करने के लिए, और एक पेंट ब्रश। मैंने कहा ये मंगा लो अभी मेरे साथ है। वो मंगा लिया। मैंने गेट को अंदर बाहर से क्लीन करवा के उस शटर पे मैंने ताला लगा दिया। 12 मई को विजिट हुई थी। मैंने कहा आज मैं दूसरा कोई उपाय नहीं आपको बताऊंगा, मैं आपसे 10 दिन के बाद मिली। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, साउथ ईस्ट में एंट्री जो होती है ना, एंट्रेंस बेसिकली पंचर करती है, जो पूरा चक्र है ना पंचर करती है। कुछ पंचर्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एक मान लो पैसा अटका हुआ है, पंचर करा, पैसा आके गिर गया तो वो पैसा दे रही है एंट्री। एक पंचर ने रोक रखा है पैसे को, वहां पंचर हुआ तो पैसा चला गया। तो कई पंचर अच्छे हैं जिसको पंचर को हम एंट्रेंस बोलते हैं, कई एंट्रेंसेस बेकार है। तो साउथ ईस्ट में जब एंट्रेंस होती है तो चोरी होने लगती है। और चोरी क्यों होने लगती है?
क्योंकि साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस में जब साउथ ईस्ट में जब एंट्रेंस होती है ना, तो आपके साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनके मन में आपके प्रति फियर्स खत्म हो जाते, क्योंकि एक व्यक्ति चोरी जब तब करता जब उसको डर नहीं होता कि मार पड़ेगी या पकड़ा जाऊंगा, तभी चोरी करेंगे ना। डर होगा तो चोरी करने का सवाल ही नहीं होता। तो साउथ ईस्ट आपके एम्प्लॉयज के अंदर से डर खत्म कर देती है, वो चोरी करना चालू कर देता है, पकड़े जाने का डर खत्म हो जाता है। मैंने वो शटर बंद कराई। 12 मई के बाद मैंने उनसे कनेक्ट किया 22 मई को, 10 दिन बाद। मैंने 22 मई को उनको कॉल किया। मैंने कहा जी क्या चल रहा है? बोले सर कुछ अजीब सा चल रहा है। मैंने कहा जी क्या अजीब सा चल रहा है? बोले यार वो मेरे 4 जो मेरे बच्चे काम करते थे, बोले यार वो फैक्ट्री नहीं आ रही, 4 कभी घूमने जा रहे हैं जी इकट्ठे, कभी कहीं फैक्ट्री नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं कब मिल सकते हैं? बोले आप बताओ। तो मैंने उनको जस्ट कॉल किया सुबह 9:30-10 बजे के आसपास, और मैं उस दिन फ्री था, मेरा शेड्यूल फ्री था। तो मैंने कहा जी आज कुछ पॉसिबिलिटीज़ है मिलने की, अगर वो बच्चे नहीं है तो। बोले हाँ जी आज है। मैं कहा मैं ना आपको आपकी फैक्ट्री मिलता हूँ 2 घंटे बाद, क्योंकि 1 घंटे का तो जाने का रास्ता है यहाँ से। तो मैं उनकी फैक्ट्री मिला। मैंने कहा जी अकाउंटेंट्स आए हैं? बोले आए। मैंने कहा सारी सेल परचेज और जो पेमेंट्स है वो रजिस्टर मंगा लो। मंगा दिए। मैंने कहा मेरे सामने खोलो। अब लिखा हुआ है, एक पार्टी लिखा हुआ है माल गया 1.5 साल पहले, माल गया 1.5 साल पहले, और पेमेंट जो है वो आनी थी कुछ 2.5 करोड़ का माल गया, और 80 लाख रुपए की पेमेंट आई हुई है। 1 करोड़ कितने रह गए? 70 लाख रुपए बैलेंस है। 80 लाख रुपए की पेमेंट आई, 1 करोड़ 70 लाख रुपए बैलेंस। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताना, 1.5-2 साल पहले माल गया, ठीक है, 1 करोड़ 70 लाख रुपए की पेमेंट बन गई। अपना बढ़िया लैंग्वेज में बात करें देसी में, तो मैंने कहा जी 1,70,000 रुपये तो ब्याज हो गया। मैंने कहा साल की अगर आप बात करो तो 20-22 लाख रुपए तो ब्याज बन गया आपका 1 साल का, और 1.5 साल में 30-35 लाख रुपए तो ब्याज इकट्ठा हो गया। मैंने कहा व्यापार कर रहे क्या कर रहे? तो बोले यार मेरे को तो पता नहीं, वही लोग देखते थे पेमेंट्स। ठीक है जी। मैंने कहा आप मालिक हो, ठीक है, जब मालिक का फोन जाता है ना, मैं कहा चाहे आपका बच्चा हो, है वो एम्प्लॉय, और वैसे भी सगा बेटा तो है नहीं, कजन है, तो मैंने कहा है वो एम्प्लॉय, जब मालिक का फोन जाएगा ना सामने वाले पे अलग इंप्रेशन पड़ता है। मैं कहा मेरे सामने अभी इस पार्टी को फोन करो और बोलो कि भाई क्या चक्कर है पेमेंट। क्लाइंट ने फोन किया कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें 2 साल हो गए मान लिए हुए, 1.5 साल अपना 2 साल हो गए मान लिए हुए, क्या चक्कर है तुम पेमेंट नहीं दे रहे? सामने वाला क्या कहता है? बोले भाई कौन सी पेमेंट, मेरा तो सारा हिसाब क्लियर है, मैं तो सारी पेमेंट दे चुका। तेरा लड़का आगे कह दो गया सारी पेमेंट। बोले कब दी तूने? बोले साल हो गया यार, मैं तो 1.5 साल में पेमेंट थोड़ी इकट्ठी करूँगा, 3-4 महीने की ड्यूज होती है, 3-4 महीने में पूरी पेमेंट क्लियर होगी थी। अच्छा। बोले अच्छा यार पेमेंट अभी चढ़ी तो हुई थी, ठीक है। मैंने कहा जी सारी पार्टीज को कॉल करो। मेरे सामने मैं उस दिन जब बैठा हुआ, मेरे सामने जब क्लाइंट ने लिस्ट को फ़ोन करना शुरू किया ना, 5.5 से 6 करोड़ रुपए तो 2 घंटे में थे कि पेमेंटें आ चुकी हैं, बट कंपनी में जमा ही नहीं, कंपनी में जमा ही नहीं हुई। वो लोग बेसिकली क्या करते थे, जैसे मान लो वो लोग बेसिकली क्या करते थे, जैसे मान लो किसी क्लाइंट ने 50 लाख की पेमेंट दे दी है, तो उसको जाके बोल दिया भैया थोड़ा सा ना कैश की रिक्वायरमेंट थी, 25 लाख आप ऑनलाइन कर दो, 25 आप कैश दे दो। बॉस ने बोला कि थोड़ा सा ना कैश डिपॉजिट चाहिए या कैश चाहिए, सैलरी बांटनी है वो, तो वो आप कर लो, हम आपको पर्ची वर्ची बिल जो भी है वो दे देंगे कैश का। अच्छा जी। तो वो क्या करते थे, 25 जमा करा दिए और कंपनी में दिखा दिया 25 आ गए, 50 का माल और भेज दिया, उधर से 25 अपने कैश में कर ले। तो मेरे सामने 4.5-5 करोड़ रुपए, और हफ्ते 10 दिन के बाद पता चलता है, बोले सर अपना 11 से 12 करोड़ रुपए का टोटल कार्ड चारों ने मिलके पिछले 2-2.5 साल में कर दिया, जब से वो इस फैक्ट्री में है, ठीक है। 11-12 करोड़ का कार्ड इन्होंने हेल्प किया। फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई उनकी कंप्लेंट्स वगैरह वो सब चली, वो सब हुई। लेकिन ये अभी मेरी लेटेस्ट एक केस स्टडी थी, अब इसमें होता क्या है, क्लाइंट का एम्पायर इतना बड़ा है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की जेब में 500 रुपए है, ठीक है, उसके 10 रुपए 15 रुपए कहीं गिर की, तो दिमाग में लगाएगा,
है ना। तो बच्चों ने भी यही सोचा, बोले इतना बड़ा एम्पायर है तो पीनट्स हैं इनके लिए, कर लो चोरी। लेकिन जब सामने पकड़ में आया ना 12 करोड़ गए, तब पैरों के नीचे से जमीन निकली कि भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने। अगर किसी नॉर्मल इंसान को लाइक मनी अट्रैक्ट करनी है तो वास्तु के अकॉर्डिंग उसे क्या करना चाहिए? मतलब 2 या 3 ऐसी चीज़ें जो वो नेगेटिव कर रहा है पहले वो देख ले, वह वो नेगेटिव तो नहीं कर मैं रहा, आपको और बताता फिर हूँ, 2 या 3 जैसे- पॉजिटिव चीज़ें क्या कर रहा है। और जैसे 2 कैटेगरीज हैं, एक व्यक्ति जॉब करता है और एक व्यक्ति बिजनेस करता है। अब पहले बात करते हैं जॉब वाले की, क्योंकि जॉब में लिमिटेशंस है, ठीक है। एक व्यक्ति ने आज जॉब ज्वाइन करी, उसको जो भी उसकी सैलरी है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको अगले 1 साल के बाद ही इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। मान लो उसकी 1 लाख रुपये सैलरी है, तो 1 साल के बाद कितना इंक्रीमेंट मिलेगा? या तो 10% या 15%, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 1,10 या 1,15, फिर वो 1 साल तक चलेगी ना। तो उसमें जॉब में इतनी सी ही लिमिटेशंस है। तो जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं जनरली वो लोग, जैसे उनके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जॉब में इतनी लिमिटेशंस है कि भाई प्रमोशन तो उस हिसाब से ही होगा। और अगर मान लो वास्तु कर दूं, तो होगा क्या? एक पीछे क्लाइंट का वास्तु किया, उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा, क्लाइंट मैंने वास्तु नहीं किया बेसिकली, उनका मेरे स्टूडेंट है, मतलब उन्होंने सीखा हुआ है, कोर्स किया हुआ है। तो जो मैंने बिजनेस के उपाय बताए, उन्होंने क्या किया, वो उपाय अपने घर में कर लिए, जो एक बिजनेसमैन को करने चाहिए। उससे क्या हुआ, उनको एक अपॉर्चुनिटी से 80,000 की जॉब कर रहे हैं, 90,000 की ही स्विच कर ली, 1 लाख की ही स्विच कर ली, 1 साल में 4 जॉब स्विच कर ली, पूरा रिज्यूम खराब कर लिया। अब उनकी इमेज क्या चलेगी मार्केट में? जो 3 महीने में भाग जाएगा। इसको रखो, ट्रेड करो, 3 महीने में ये भाग जाएगा, ये तो काम ही नहीं करेगा। इसको तो 5,000 रुपये फालतू देगा, फिर भाग जाएगा। तो उनकी इमेज खराब होगी। कुछ समय वो जॉबलेस रहे, फिर मैंने उपाय वगैरह बता के कुछ चेंजेस कराए और फिर उनको ठीक किया। तो जॉब के लिए लिमिटेशन है। बिजनेस वाले जो है, बिजनेस में क्या है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपका सबकॉन्शियस अनलिमिटेड होना चाहिए। सबकॉन्शियस में अगर लिमिटेशन होगी तो फिर पैसा भी उस हिसाब से आएगा। सबकॉन्शियस अगर अनलिमिटेड है तो बिजनेस में हो सकता है। बिजनेस में मैं एक सीक्वेंस में चलता हूँ। सबसे पहले बात करें पैसा आता कहाँ से। पैसा कहाँ से आता है? या तो आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे दो, या आप किसी को कोई सर्विस दे दो। बेसिकली ग्राहक आएगा तो पैसा आएगा। ग्राहक के आने की दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। पहले दिशाओं की बात करते हैं, फिर घरों में क्या क्या इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकती है। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो ग्राहक के आने की है। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्राहकों तक पहुंचाने की है। मतलब मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, मार्केट वालों को पता हो कि इनके पास ये चीज है, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो पेमेंट रिकवरी की है। जो माल आप ग्राहक को दोगे, ग्राहक से जो पैसा आएगा वो साउथ ईस्ट से देखा जाएगा। साउथ की डायरेक्शन जो है वो ब्रांडिंग, पब्लिसिटी की है, ब्रांडिंग की है। उसके बाद वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो गेट्स और फुलफिलमेंट की है। मतलब ग्राहक आपकी दुकान पे आए, आपका प्रोडक्ट देखे और उसको पसंद आ जाए, डील क्रैक हो जाए, पसंद आ जाए, तो वो वेस्ट की डायरेक्शन से देखा जाता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो सप्लायर्स को रिप्रेजेंट करती है कि आपके सप्लायर्स आपको टाइम पे माल दे रहे हैं। कस्टमर के लिए भी, पेमेंट के लिए भी, सप्लायर्स के लिए भी वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में की जाती है। तो ये मेजर 5-6 दिशाएं जो है आपने देखनी है। वैसे आपका 100% वास्तु बैलेंस होना चाहिए अगर रॉकेट स्पीड से ग्रो करना है तो। अब इम्बैलेंस का क्या हो सकते हैं? टॉयलेट एक इम्बैलेंस है, क्योंकि टॉयलेट क्या करता है? एक्टिविटी ऑफ डिस्पोजल। जिस दिशा में टॉयलेट होगा, टॉयलेट उसके एट्रीब्यूट्स को डिस्पोज करना शुरू कर देगा। नॉर्थ में होगा अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में होगा हेल्थ खराब हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में होगा कैंसर हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, आइडियाज आने बंद हो जाएंगी। तो टॉयलेट जो है ना वो मतलब डिस्पोज करना चालू करता है। और एक इम्बैलेंस क्या हो सकता है? आपने कूड़ा का बाढ़, वेस्ट आइटम्स स्टोर करके रख दी तो ब्लॉकेज हो जाएगी। फिर उसके बाद एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी। एंटी कलर में मान लो नॉर्थ में अगर रेड आ गया तो इम्बैलेंस, येलो आ गया तो इम्बैलेंस, ब्लू है तो बहुत अच्छा है, ब्लैक है तो बहुत अच्छा है, सिल्वर है तो बहुत अच्छा है।
लाइट ग्रे है बहुत अच्छा है, क्रीम न्यूट्रल कलर है, सब दिशाओं के लिए ओके क्रीम कलर, ठीक है। उसके बाद एक जोन की एनर्जीज देखी जाती हैं। नॉर्थ अगर आपके घर में बहुत छोटा है, कट है, तो एक इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो भी इम्बैलेंस है, बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। तो ये सारे कुछ तो भी इम्बैलेंस है जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आपने एक बार अपने घर को बैलेंस कर लिया, वास्तु के हिसाब से कलर्स वगैरह ठीक कर दिए, सब कुछ कर दिया, फिर आप कुछ रेमेडीज कर सकते हो। जैसे नॉर्थ में अपने घर में वाटर बॉय की पेंटिंग लगा लो, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो बढ़ जाएगा। ईस्ट की डायरेक्शन में अपना फॉरेस्ट या लस्ट ग्रीन लैंडस्केप लगा लो, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साउथ ईस्ट में एक 0 वॉट का लाल बल्ब लगा दो। साउथ ईस्ट में 0 वॉट का, जो टेक्निकली 15 वॉट बोलते हैं, 0 वॉट का 15 वॉट का लाल रंग का बल्ब लगा दो, पेमेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। नहीं तो लाल रंग के भागते हुए घोड़ों की पेंटिंग लगा दो तो पेमेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। साउथ की जो डायरेक्शन है वहां पे लाल रंग के फ्रेम में अपने ब्रांड की फोटो लगा दो, जो भी आपका ब्रांड है उसका लोगो, उसकी फोटो लाल रंग के फ्रेम में साउथ में लगा दो, ब्रांडिंग मजबूत होने लग जाएगा। और बेसिकली ब्रांडिंग रिप्रेजेंट करती है ट्रस्ट को। एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड तब बनती है जब लोगों का उसमें ट्रस्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो साउथ की डायरेक्शन आपका आपके क्लाइंट्स के प्रति ट्रस्ट कैसा है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी लेने जाए, ठीक है, तो वो जब मारुति लेने जाएगा या 10-12 लाख हुंडई लेने जाएगा तो वो ना गाड़ी को चारों तरफ से देखेगा, अंदर बैठेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब व्यक्ति मर्सिडीज लेने जाता है ना, कुछ नहीं करता, वो गाड़ी को दूर से देखता है, फास्ट है, वो कहता है ये लेनी है बस, और चेक लें, और बस बैठ के अपने घर ही लेके जाता है। पता है अच्छी ही होगी, मर्सिडीज है तो बढ़िया ही होगी, BMW है बढ़िया ही होगी, ठीक है। तो वो ट्रस्ट है, उनकी ब्रांडिंग है, ट्रस्ट है, सब कुछ है, और वो काम भी करते हैं उस चीज़ के लिए, ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने के लिए अपने क्लाइंट्स का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पे आप लोग वो लगा सकते हैं, मतलब अपनी तिजोरी रख सकते हैं, अपना हिसाब किताब की फाइलें रख सकते हैं, अपनी ऑर्डर बुक रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, तो उससे आपके ऑर्डर्स बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट में आप भागते हुए सफ़ेद घोड़ों की फोटो लगा दो तो आपका सप्लायर का, बायर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर मान लो गवर्नमेंट से डील है, कोई टेंडर वेंडर उठा रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोई डील कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अशोका पिलर, जैसे इंडिया की बात करें तो अशोका पिलर लगा दो नॉर्थ वेस्ट में, तो गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की डायरेक्शन है और वहाँ पे आप कुछ भी रखोगे उसका सपोर्ट। अब जॉब वालों के लिए रेमेडी बता दो, अपने बॉस की फोटो अपने साथ या अपनी कंपनी का लोगो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। जॉब में काम करो ना करो, परेशानी नहीं आएगी। आप बॉस कुछ कहेगा नहीं, हर चीज आपको सपोर्ट करेगा। गॉट इट। ये टॉयलेट्स के रिगार्डिंग लोगों को बहुत क्वेश्चन होते हैं कि टॉयलेट जो है वो परफेक्ट कहाँ पे है। वैसे तो टेक्निकली तो 2 दिशाएं, एक साउथ वेस्ट जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में फॉल करता है, वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, तो डिस्पोजल में आप टॉयलेट बनाओगे वो तो आइडियल है ही। उसके अलावा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, वो डिप्रेशन की डायरेक्शन है, वहाँ पे टॉयलेट हो भी बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके अलावा एक डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, वहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हो, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको ग्रीन टेप या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगा के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ दिशाएं जहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। पहले नंबर पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो कैंसर हो जाता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, शादी नहीं होती बच्चों की, बच्चे पैदा नहीं होते, पेमेंट्स फंस जाती है, गवर्नमेंट लिटिगेशन आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में पितृ स्थान में अगर टॉयलेट होता है तो उस घर में एक तो पुत्र प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती। वैसे तो देखो आजकल लड़का लड़की में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों सेम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, जैसे बेटियां तो चली जाएगी 25 साल के बाद अपने नए घर में, आगे बढ़ने के लिए बेटा चाहिए वंश को आगे, तो वो पुत्र प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए भी आप मोहताज हो जाते हो अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है तो।
और नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत डेंजरस है। तो ये 4 दिशाओं में नहीं होना चाहिए। हाँ है तो इलाज है, बैलेंस हो। गॉट इट। तो अभी जैसे ये चीज़ है, मतलब वास्तु, वो एक प्लेसिबो है या साइंस है आपके ओपिनियन में? सर साइंस ही है। देखो प्लेसिबो एक बार काम करेगा, जी। 2 बार काम करेगा, बार बार तो करेगा नहीं। तो वास्तु तो हर बार ही करती है ना। जब कभी मतलब बहुत से लोग मैंने सुना है कि जो काफ़ी पंडित वगैरह हैं वो मतलब काफ़ी रिकमेंडेशंस वगैरह दे रहे हैं, तो कई बोलते हैं यार अगर ये खुद ही इन्हें पता होता तो ये खुद को क्यों नहीं इम्प्रूव कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छा सही है उनका। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी इसी से हुई थी कि जब मैं स्टार्टिंग में 2010-11 में आया था वास्तु में, तो वो जैसे मेरे तो पहले 2-3 क्लाइंट्स थे। आप जब आप नया नया वास्तु सीखते हो ना, तो जो आपके रिश्तेदार है ना, सबसे पहले वही आ जाते हैं आपको टेस्ट करने। ठीक है, तो मेरे भी चाचा मामा जो रिश्तेदार, हाँ भाई वास्तु करता है तू, हाँ जी क्या होता है इसमें? मैं कहा जी आप जो बोलोगे वो बुझाएगा। बोले कैसे? मैं कहा जी पैसे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइफ ग्रो करेगी बढ़िया। तो बोले फिर अपना नहीं कर ले, ये बोलते फिर अपनी नहीं कर ले। तो मैंने कहा पहले ना अपनी ही करते हैं, पहले अपनी ही करते हैं, उसके बाद दूसरों पे दिमाग लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले मैंने अपने पे काम। ठीक है, मैं बेसिकली ना, जैसे मैंने अपनी लाइफ में ना गरीबी स्टार्टिंग से नहीं देखी। स्टार्टिंग से सब बढ़िया था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब गरीब थे पापा, जब मैं बड़ा हुआ तब तक तो पैसे कमा लिए थे ऊपर। तो मैंने नहीं देखी गरीबी, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो पापा को बहुत मेजर लॉस लगा था अपने व्यापार में, तब मैंने देखी गरीबी कि गरीबी क्या होती है। कॉलेज में था ना, तो मैंने डाउनफॉल भी देखे फादर की लाइफ में, तो मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, मैंने देखी गरीबी क्या होती है ना। उसके बाद हमने जीरो से स्टार्ट किया, पूरा सब तहस नहस हो गया था, जीरो से सारा सिस्टम स्टार्ट किया। एक बार काफ़ी बढ़िया भी चल रहा था, और मेरा उस टाइम में ना फर्स्ट टाइम मेरा वास्तु इंट्रोडक्शन भी हुआ। मतलब सब पापा का सिस्टम बढ़िया चल रहा था, एक वास्तु वाले आए, उन्होंने घर में कुछ चेंजेस कराए, तो सब कुछ तहस नहस। मतलब इतने लॉसेस, ग्रोथ का ग्राफ जो यूं था ना फादर का, वो यूं हो गया। अब एक दिन ऐसे ही बैठे बात कर रहे कि यार सब बढ़िया चल रहा था, मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया वगैरह वगैरह। तो ऐसी थॉट आई कि यार वो बंदा ना चेंजेस करा भी गया था घरों में। जब से ये लाल पीले कलर करे है ना, तब से दिक्कत आई है, इनको अंडू कर। तो वो अंडू करा, फिर वही। तो मेरे को तब थोड़ा सा ये हुआ था कि जो ये वास्तु है ना, कि एक्चुअली में कुछ तो है, जो वो करके गया उससे कोई गलती होगी, बट एक्चुअली में कुछ तो है। ये आगे चल के फिर आई गया इस फील्ड में। हाँ, तो अपन ने ये डिसाइड किया, जब अपन वास्तु सीखा, जब मैंने वास्तु सीखा तो मैंने ये डिसाइड पहले अपने पे काम करे। तो मैंने सबसे पहले ना अपने आप को ग्रो किया। अपने आप को कैसे ग्रो किया? मैं वास्तु के साथ साथ मेरे जो भाई हैं वो ज्वेलरी बिजनेस में है, तो सबसे पहले मैं उनके ज्वेलरी बिजनेस में अपना जो भी विद्या थी उसको अप्लाई करके हमने अपने घर पे जब उस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो लोन लेके स्टार्ट किया। आज हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत ग्रो किया, सारे सब लोगों ने देखा, पूरी फैमिली ने देखा। पूरी फैमिली आज कोई बात थोड़ी कर सकता है मेरे आगे कि तूने क्या किया या कुछ, तो भी सब देखते ही हैं। गाड़ी सबसे लंबी पहली मैंने किया आया अपने परिवार में, फिर जब लोग लंबी ले आए फिर मैं ऊंची लेके आया सबसे। एक्चुअली मेरे अभी फिलहाल करंट में मेरे पास फॉर्च्यूनर है, और एक और अभी प्लान कर रहे हैं। ओके, तो वो आ जाएगी थोड़े दिन में, और मर्सिडीज प्लान कर रहे हैं, वो आ जाएगी। तो अभी एक्चुअली ना जहाँ मैं एक्चुअली रहता हूँ वहाँ थोड़ा पार्किंग कंस्ट्रेंट की वजह से मैं ले नहीं पा रहा, नहीं तो वो आ गई। भैया मेरा नया घर बन रहा है, तो वो वहाँ पे तो पूरा अपना 6 गाड़ियों का खुद का पार्किंग स्पेस है, तो वहाँ तो आ ही जाएंगी। तो मैंने ना सबसे पहले अपने पे काम किया। अपने पे काम करके क्या होता है, आप लोगों को दिखा सकते हो ना कि भाई उसको देख, वो उसने ग्रो किया। और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग जो मेरे एक्चुअल रिश्तेदार जो मुझे बोलते थे ना कि पहले अपने पे कर ले, आज वो सारे मेरे पेड क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और जैसे अगर मान लो वो मेरे से पूछते हैं कि तेरी फीस क्या है, तो जैसे मैंने एक अभी किसी रिश्तेदार का वास्तु किया, कज़न ही है, तो बोले यार कितनी फीस है इस प्रोजेक्ट की? मैंने कहा जी आपके लिए 11 लाख रुपए फीस है।
बोले अच्छा बड़ी कम बताई। मैं कहा जी यही है, फिक्स है। जब पेमेंट आ गई, जब उनका काम शुरू हो गया, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बात कर रहे, बोले यार एक बात बता, तुमने मेरे से 11 लाख रुपये लिया, अगर कोई नॉर्मल क्लाइंट आए तेरे पास इतने ही इसी सेम चीज़ के लिए, तो तू उससे क्या चार्ज करता? मैंने कहा 7-8 लाख दो। तो कह रहे मतलब? मैंने कहा हाँ, मेरी नॉर्मल फीस 8 लाख रुपए बनती। तो बोले यार तूने मेरे से तो 11 लिए। मैंने कहा तो आप रिश्तेदार है ना, इसलिए आपसे 11 लिए। बोले ये क्या बात हुई, नॉर्मल आदमी से जो तेरा अननोन है उससे 8 लाख रुपए, और रिश्तेदार से क्या? मैंने कहा फर्क है ना दोनों में भाई साहब। तो कहते क्या फर्क है? मैं कहा जी नॉर्मल व्यक्ति है, वो मुझे कॉल करेगा, कॉल करने से पहले मैसेज करेगा, सर आर यू फ्री, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ। मेरी एक विजिट होती है, मैं एक विजिट करूँगा, सारे काम करूँगा, आप क्या करोगे? हाँ भाई कहाँ है? मैं कहा जी घर पे। एक बार फटाफट साइड काम था दे। मैं कहा और चाचा भी हो मामा भी हो, मना कैसे करूँगा, आना पड़ेगा ना, रिश्तेदारी बीच में आ गई ना। मैं कहती उस चीज़ की 3 बेटी फालतू ही है। पर इसके काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अमाउंट जो होता है वो स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग है। एक मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वास्तु का अच्छा इतना ज़्यादा चार्जेस होते हैं। नहीं मेरे ही ज़्यादा है वैसे। नॉर्मल आपको 11,000 में भी अवेलेबल है वास्तु कंसल्टेंट्स, 5,000 में भी अवेलेबल है। क्वालिटी इंडिपेंडेंस। तो हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति जो ये उपाय बताते हैं अपने ही क्यों नहीं कर लेता, ठीक है? तो मैं एक्चुअली में जो भी व्यक्ति जब किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाए, तो उसको एक्चुअली भी ये देखना चाहिए कि भाई जिससे आप कंसल्टेशन ले रहे हो, क्या वो ग्रो कर रहा है, क्या उसकी फॉलोइंग है, क्या उसने अपनी लाइफ को ठीक किया है? क्योंकि जो अपनी लाइफ को ठीक कर सकता है वो ही आपकी लाइफ को ठीक कर सकता है, ठीक है ना? तो वो देख के करो। मैं तो कहता हूँ, मतलब आपके घर पे एक वास्तु कंसल्टेंट अगर स्कूटी पे आ रहा है वास्तु करने ना, तो वो आपको स्कूटी तक ही लेके जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो आपको एक्चुअली में देखना है। अब आपने पंडित वर्ड एक यूज किया, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट एक छोटी सी स्टोरी मुझे पता है, मैंने सुनी, वो पढ़ी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। भगवान शिव ने सोने की लंका का निर्माण किया और पूरी बहुत सुंदर उन्होंने माता पार्वती को गिफ्ट देने के लिए सोने की लंका तैयार करे। अब उस समय के जो सबसे विद्वान पंडित थे वो थे रावण जी। तो शंकर भगवान ने रावण को मुहूर्त के लिए बुलाया, हवन के लिए बुलाया कि भाई आप आओ और ये ऐसे ऐसे इसका इनॉग्रेशन है, इसका हवन करना है। रावण ने हवन किया और जैसे ही हवन समाप्त हुआ तो शंकर भगवान ने पूछा भाई दक्षिणा बता दो आपको क्या चाहिए? तो रावण ने दक्षिणा में वो लंका ही मांग डाला। मुझे तो सोने की लंका ही चाहिए दक्षिणा में। अब क्योंकि भगवान शिव थे तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी हो गई है सोने की लंका। लेकिन माता पार्वती बहुत ऑफेंड हो गई उस बात से, क्योंकि वो माता पार्वती से तैयार की गई थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्वती माता ने रावण को श्राप देते हुए ये कहा कि आज के बाद संसार में जितने भी पंडित है ना वो मांग के खाएंगे, उनको कभी तरक्की नहीं मिलेगी, उनको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो हमेशा मांग के खाएंगे। तो शायद वो श्राप चला आ रहा है। इसीलिए ना मैं पंडित नहीं, ओके, आई एम नॉट अ पंडित, गॉड, मैं प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल। और पंडितों में यहाँ पे ना कोई व्यक्ति ये कंफ्यूज ना कर ले कि अगर वो अपने नाम के आगे शर्मा लिखता है तो वो पंडित हो गया। मैं बोलने वाला था कि मैं शर्मा, अगर मान लो किसी व्यक्ति का नाम रजत शर्मा है तो शर्मा लिखने की वजह से वो पंडित हो गया तो उसमें पैसा नहीं आएगा। नहीं, वो कपिल शर्मा है ना, कपिल शर्मा रोज 1-2 करोड़ रुपए रोज की इनकम होगी उसकी पर शो से, है ना? तो वो तो ग्रो शर्मा से कंफ्यूज मत कर लेना। यहाँ पे जो पंडिताई का काम कर रही है, हवन करना, मंत्र करना, ये सब करना, उसका है। क्योंकि मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता था, मेरी मदर एक्चुअली बहुत मानते हैं इनको, तो जब भी वो जाते थे कोई अंगूठी पहन लो, ये कर लो, तो मुझे यही लगता था कि नीचे वो खुद चादर बैठ के लगे हुए हैं, तो मम्मी उनका क्यों मान रहे हैं? अगर वैसा होता तो ये अपना क्यों नहीं कर लेते? सर एक्चुअली में यही है इसके पीछे जो श्राप चलता हुआ। जी ओके। मेरा अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि कई लोग सोचते हैं कि वास्तु ही सब कुछ कर लेगा, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों पैरेलल में चलेगा? मैं बताता हूँ आपको, 3 चीजें हैं, कर्म, भाग्य और वास्तु। Okay. जो सीक्वेंस मैंने आपको बोली है आपको इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, कर्म, भाग्य और वास्तु।
भाग्य और वास्तुवाद एक लेवल पे रख सकते हैं, लेकिन कर्म प्रधान है। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसकी डेफिनेशन पता है आपको? हिंदी अनुवाद नहीं। क्या है ये? नहीं, इसकी जो जनरल मासिस में जो इसकी डेफिनेशन है वो है, कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर। कुछ लोग बोलते हैं कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। एक बोलता है चिंता मत कर, एक बोल रहा है फल की इच्छा मत कर। ये दोनों डायलॉग्स पता कौन लोग बोलते हैं? जिनको लोगों से फ्री पे काम कराना। सारे बाबा हो गए कि भाई तुम बस लगे रहो हमारा प्रचार करने में, तुम्हें क्या मिलेगा वो भूल जाओ, छोड़ दो। लेकिन एक बात बताओ, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं तो पीछे एक इंटेंशन है कि लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे, लोग मुझे जाने समझे। आप मेरे को समय दे रहे हो, आपका भी एक इंटेंशन है कि चैनल पे कुछ नया कंटेंट आए, लोग देखें, लोगों को अच्छा लगे, चैनल की ग्रोथ हो। तो हम लोग अपने अपने प्रोफेशनल इंटेंशन की वजह से काम करते। एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट बनाया, बोले एक ग्लास बना दिया, ठीक है ये ग्लास है, एक ग्लास बना दिया। अब वो कह रहा भाई क्यों बना रहा है ग्लास? वो बस बना रहा, क्यों का क्या पता, बस बना रहा। तो बोले करेगा क्या ग्लास बना? बोले कुछ पता नहीं, बना रहा, मेरा 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 कर्म है ग्लास बनाना, बस बना रहा। तो क्या वो कुछ लॉजिकल लग रहा है? नहीं ना। मेरा एक्चुअली इसमें काउंटर तो नहीं, मतलब मेरे लिए ये एक स्पेक्ट्रम है। मेरे लिए तब ये काम करता है कि वन, आपको पता चल गया कि आपने कहाँ पर जाना है। अब अगर आपको मतलब आपको पता है कि अगर मैं चलता रहा वहाँ पे आपको आपकी जो मंजिल है वो मिल जाएगी, तो अब आप एक अंदर सर झुका के, ताकि आप टेंशन रिलीज कर पाओ। अगर आप ये एक्चुअल में इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हो कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख, आप कर्म किए जा रहे हो बट आपको पता है कि स्टेटमेंट ही गलत है। ये एक्चुअली में स्टेटमेंट, इसका हिंदी अनुवाद ही गलत है। एक्चुअली जो इसकी ट्रांसलेशन है वो है कर्मण्यवादी कारस्ते। कर्म करना तेरा अधिकार है। परमात्मा ने हमें केवल एक चीज की अथॉरिटी दी है, वो है कर्म करने की। परमात्मा कह रहे हैं कि तेरी लाइफ में तेरा कंट्रोल केवल एक चीज पे रहेगा, वो है कर्म करना। देखो जो कर्म करना है ना, जो कर्म करना तू कर, कर्म पे कोई रोक नहीं है, ठीक है। तेरे को किसी व्यक्ति को मारना है तू उसको मार, तेरे को किसी को बचाना है तू उसको बचा, तेरे को किसी भूखे को रोटी देनी है तू उसको रोटी खिला, किसी की रोटी छीन के खानी है तू छीन के खा, तेरा कोई रोक नहीं। अब मान लो कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो कृष्ण बचाने आते हैं? नहीं आते ना। कोई भूखा मर रहा है, कोई भूखा है, कोई रोटी दे रहा है तो कृष्ण रोकने आते हैं? या कोई किसी की रोटी छीन रहा है तो क्या कृष्ण रोकने आते? नहीं आते ना। लेकिन बैक एंड में क्या होता है, उस कर्मों में लिख दिया कृष्ण ने कि तूने मार दिया ना, डन है, तूने उसको जितना दर्द दिया। आप कृष्ण कह रहे हैं मां फलेषु कदाचन, फल तेरा अधिकार नहीं है, फल तेरा अधिकार नहीं है, उसके लिए मैं हूं, ठीक है। आगे के श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? फल तेरा अधिकार नहीं है, उसके लिए मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि तेरे कर्म के आधार पर मुझे क्या फल मिलेगा। ये एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी। अब कर्म हो गया प्रधान, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब कर्म के बाद आता है भाग्य। क्या आप अपने भाग्य के हिसाब से कर्म कर रहे हो? मतलब अगर किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में लिखा है कि उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पैसा आएगा और वो व्यक्ति सीए की तैयारी करने चला गया, उसने कॉमर्स चूज कर ली और वो बोल रहा थी मैं तो सीए बनूंगा, तो क्या होगा? ना तो सीए कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो भी गई तो क्या होगा? पैसे नहीं कमा पाएगा, लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भाग्य बहुत बड़ा रोल रहता है। भाग्य के साथ चलता है वास्तु, ठीक है। अगर आपकी पत्री में आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी वास्तु जो है वो गलत है, मतलब पत्री में लिखा है पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे भाग्य और वास्तु कैसे लिंक हो रहा है? पत्री में लिखा है पैसा आएगा, लेकिन आप अपने घर में डिस्पोजल की डायरेक्शन में स्टोर है,
या आपके घर की एंट्री डिस्पोजल से है, खराब एंट्री है, तो क्या होगा, पैसा आएगा लेकिन आते ही चला जाएगा। या जिस इंटेंसिटी से आना था उस इंटेंसिटी से नहीं आएगा। मान लो आ रहे थे 10 लाख रुपए, आ रहे 1 लाख रुपए, उस इंटेंसिटी से नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अगर मान लो आपका भाग्य बेकार है और आपके घर की वास्तु बहुत अच्छी है, तो खराब हॉरोस्कोप के नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो आपको या तो आएंगे नहीं, आएंगे भी तो बहुत माइनर आएंगे, कम आएंगे। तो ये 3 चीजें हैं। तो मैं भी ना कर्म को प्रायोरिटी देता हूं। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आए कि जी मुझे वास्तु करनी है, ठीक है, मुझे आपसे वास्तु करानी है, मेरा पहला क्वेश्चन होता है आप करते क्या। एक व्यक्ति बोलता ना मैं कुछ नहीं करता, तो मैं कहता हूँ ऐसा फिर मैं नहीं कर सकता, तो मैं करूँ क्या, मतलब मैं वास्तु में प्लान क्या करूँ आपके लिए, क्या कोई काम मुझे बताओ तो मैं उसको बूस्ट करूंगा, या आपकी पत्री के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ वो काम आप करो तो उसमें तरक्की मिलेगी। तो वास्तु भी कर्म बेस्ड है, बिना कर्म क्या वास्तु भी नहीं कर सकते। कि कोई आदत ही हम कुछ नहीं करते और वास्तु कर दो सब बढ़िया हो जाए, तो हम नहीं कर सकते। बताना पड़ेगा कि भाई करते क्या हो, चाहिए क्या, टारगेट क्या है, सब बताना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक बात और भी कही है, कि वो श्लोक मुझे याद नहीं है, मैं हिंदी में उसको आपको अनुवाद बता देता हूँ जी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने भाग्य के बीजों को जला सकते। मतलब अगर किसी व्यक्ति का भाग्य बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको पता है भाग्य खराब क्यों होता है, जो आप पिछले जन्म में जो आप कर सकते हो ना बेकार कर्म, कोई भी व्यक्ति पिछले जन्म में जो बेकार कर्म करता है वो आपके भाग्य में ऐड हो जाते हैं इस जन्म। जैसे पिछले जन्म में किसी को मारा तो इस जन्म में किसी से मरोगे, पिछले जन्म में किसी की रोटी छीनी तो इस जन्म में कोई आपकी रोटी छीनेगा। ये सारा पूरा प्लान्ड है, सारा कर्मों के। कई माता ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। कृष्ण काल में क्या हुआ, 14 वर्ष के लिए उनको जेल में रहना पड़ा। वो माई तो थी, जो भगवान कृष्ण थे वो राम अवतार थे, राम के अवतार थे वही अगले युग में। और जो केकई माता थी वो राम कृष्ण की एक्चुअल माता, उसको 14 साल में रहना पड़ा। उसको वो सारा कर्मों का लेगा जो क्या, पिछले जन्म में वो थी, इस जन्म में ये था, ठीक है। तो वो सारा प्लान्ड है। तो जो भी अब कृष्ण कहते हैं कि तेरे से गलती हो गई, ठीक है, पिछले जन्म में तूने कोई बुरे कर्म कर दिए जिसके पीछे तू भोग रहा है, जो भी भोग रहा है, इस जन्म में अच्छे कर्म करने चालू करते ना। तो कर्मों की, तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने भाग्य के बीजों को जला सकते हो। भूखे को रोटी खिलानी चालू कर दो, पहला मतलब किसी की मदद करनी चालू कर दो, किसी की हेल्प करनी चालू कर दो, किसी का दुख दूर कर दो, किसी भूखे को रोटी खिला दो। ये 2-4 कर्म। और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है, मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ मतलब सर्कल में, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको छोड़ के चले गए, उनको घर से निकाल के दूसरे घर में रख दिया कि हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ एंजॉय करनी है। बेसिकली पर्सनल लाइफ लोगों की क्या होती है, घर पे दारू पीनी है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, माँ बाप के सामने कर नहीं सकते, उनको अलग कर दिया या खुद अलग हो गए, वो परेशान लाइफ, मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता। तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हेल्प करो लोगों की, तो उससे बहुत चीज़ें ठीक। गॉट इट। पता है, मेरे डैड जैसे कहते हैं कि, अब वो सच है कि नहीं, कि राम भगवान ने कहा हुआ है कि अगर आप इंसान चाहे तो अपने कर्म से जो भगवान का लिखा हुआ है उसको भी मिटा सकता है। तो मतलब कर्म उतना ज़्यादा पावरफुल है। यही जो मेरा लास्ट डायलॉग था, दैट इज तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने, तो भाग्य कौन लिख रहा है, भगवान। तो जो आपके फादर साहब कह रहे हैं कि तुम अपने कर्मों से भगवान का लिखा मिटा सकते हो, तो ये सच है। ये भगवान खुद कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तुम अपने एक व्यक्ति सारे परेशान है जीवन में, बहुत ज्यादा परेशान है, वो अपने सारे काम धंधे छोड़ के ना लोगों की हेल्प करनी चालू कर दे, लोगों की हेल्प करनी चालू कर दे, बस फिर देखो आप उसकी लाइफ में क्या बदलाव आते। मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, लोगों की हेल्प करना इतना आसान है, इतना आसान है। मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल लाइफ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ ना एक घर के पास में एक छोले कुलचे वाला है बड़ा फेमस, तो हम लोग फ्रेंड से आ रहे थे, मैंने कहा यार छोले कुलचे खाएंगे, हम उसके पास छोले कुलचे खाने में रुक गए।
तो जैसी मतलब हम खा रहे थे अपना नॉर्मल गाड़ी में बैठ के, तो एक जैसे लेडी एक छोटे बच्चे के साथ, मतलब बेगर, वो उन्होंने ऐसे टक किया शीशे पे। मैंने कहा जी क्या चाहिए? बोले जी कुछ पैसे दे दो। तो मैं कहा जी मैं पैसे वैसे तो नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा बेसिकली क्या होता है, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कभी भी ना पैसा नहीं देना चाहिए डोनेशन में। जैसे आपने किसी को मान लो 10 रुपए दिए, तो आपने उसको अथॉरिटी दे दी कि तू इससे जो मर्जी कर, उसका कर्म मेरे को लग जाएगा। तो अगर उसने उससे रोटी खा दी तो अच्छा कर्म लग जाएगा, लेकिन अगर उसने उस 10 रुपए से दारू पी ली, मतलब दारू में मिला के पी लिए, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, तो वो बैड कर्म में लग जाएगा। तो कभी भी ना पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे कोई व्यक्ति गलत काम करे तो वो आपके कर्मों में ऐड हो जाता है। नहीं दादी मैं पैसे नहीं दे सकता, आप सामने से आपको कुछ भी खाना है आप खा लो। बोले ठीक है। वो चले गए खाने। तो मैंने उसको छोले कुलचे वाले को बोलते, मैंने कहा भाई जो भी ये मांगे उनको दे दियो। अब एक छोटा बच्चा आता है वापस, भैया एक प्लेट और मिल जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो मेरा एक दोस्त और आ गया। मगर तेरे जितने भी दोस्त है ना, वो सबको बुला ला, आज तुम्हारी छोले कुलचे की पार्टी। और मैंने कहा सारे खाओ। 4-5 लोग आ गए। मैं कहा भाई जो मांगे दे दे। छोले कुलचे वाला आ गया, बोला भैया कितनी प्लेटें देनी है गिन के बता दो, इनका तो ये तो पागल कर देंगे आपको, इनका तो रोज का काम है। मैं कहा यार तेरे से किसी ने कुछ पूछा? मैं कहा जितनी खानी है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, मैं कहा जितनी खानी है जो जो मांगे इनको देता चला था बिना पूछे। मेरे से पूछने बताइए। बोला ठीक है। अब वो लोग खा रहे, कुछ 20-22 लोग आए, उन्होंने अपना खाया पिया, छोले कुलचे भी खाए, रायता वायता था साथ में वो भी पिया। कर करा के मेरा जो टोटल बिल आया ना, टोटल वो आया मात्र 2300 रुपये। मात्र 2300 रुपये। जो ये 2300 रुपीज है ना, ये मतलब हम एक टाइम पे अगर डिनर करने भी जाते हैं ना, 4-5 लोग 6 लोग, वहां पर भी 8 से 10 हजार रुपये का बिल आता है। और इस 2200-2300 रुपए के अंदर 25 लोगों ने खाना खाया। वो बार बार मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा था उसकी आंखों से आंसू बह रहे। बोले यार बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मैं भी थोड़ा था, मैं यार बहुत अच्छा हुआ ये आज जो भी हुआ ना। गए, और वो लोग बेचारे क्या क्या बोलेंगे कि यार मजा आ गया भैया रोज आए ऐसे खिला दे। वो अपने मन में जब बोलेंगे ना 25 लोग कि यार भैया रोज ही ऐसे भैया मिल जाए, रोज आए भैया खिलाने, तो पता क्या होगा? क्या होगा? नेचर उन 25 लोगों की लिए मुझे देगी। तो ये ना बड़ी चीजें हैं, मतलब कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लास्ट थॉट्स जो आप बताना चाहें वास्तु के बारे में, कोई भी रिकमेंडेशन ऐसी इन जनरल भी। जनरली मासिस के लिए 3-4 दिशाएं जिनको वो ठीक करे। एक सबसे पहली साउथ वेस्ट, वहाँ पे सोना नहीं है, वहाँ से एंट्री ना हो। अगर सो रहे हैं तो अपना बेड वहाँ से शिफ्ट कर लें। साउथ वेस्ट में अगर एंट्री है तो एंट्री पे पीले रंग का मैट रख दें या 2 इंची चौड़ी पीले रंग की टेप लगा दें। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना, डिप्रेशन की डायरेक्शन है। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी नहीं सोना, वो भी टेंशन एंजाइटी की। घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व भगवान की फोटोज ना हो। साउथ वेस्ट के अंदर भगवान की फोटोज, आपका बेडरूम, फैमिली फोटोग्राफ्स ना हो। डिप्रेशन में फोटोग्राफ्स ना हो, बस बाकी गॉट इट। ठीक है जी, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। डन है जी। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा। जय हिंद।